देखिए मेरा पेपर टैक्स का पेपर है और यहां इसका नाम टैक्सेशन है। टैक्सेशन सीएस में टैक्स लॉस कह सकते हैं। दोनों 50-50 मार्क्स के हैं बेटा। क्या है सर? डीटी एंड आईडीटी। डीटी और आईडीटी में फर्क क्या है? हम इकोनॉमिक्स में पढ़ के आते हैं। सर डीटी का मतलब जो हम डायरेक्ट पे कर रहे हैं, हमें पता है हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं। आपको बता देता हूं, जब मोदी जी 2014 में आए थे, अब देखो मेरी क्लास में मोदी जी भी आएंगे, कांग्रेस भी आएगी, तो कोई प्लीज इसे ऐसे ना ले कि संजीव सर तो बीजेपी सपोर्टर हैं, संजीव सर तो कांग्रेस की बैंड बजाते हैं, संजीव सर तो आम आदमी। भैया जिसने जो अच्छा काम किया है मैं उसको गिनाऊंगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी। टैक्स में ये रोज आएंगे, रोज प्रधानमंत्री क्लास में आएंगे, रोज फाइनेंस मिनिस्टर क्लास में आएगा, ठीक है। तो जब 2014 में मोदी जी आए थे तब पॉपुलेशन थी 125 करोड़ लोगों की, और उसमें से रिटर्न जानते कितने लोग भरते थे इनकम टैक्स की? 3.25 करोड़ लोग। 125 करोड़ में 3.25 करोड़ लोग। तो मैं उस समय बोलता था कि अरे यार ये इनकम टैक्स को हटा ही देना चाहिए यार, क्या जरूरत है इनकम टैक्स की। नहीं हटाया जी। भाई कुछ बात दूसरे तरीके से करना चाहती है सरकार, हम शायद वो ना बता पा रहे, वो किसी दूसरे तरीके से करे। इस बार जो रिटर्न फाइल हुई है, 6 करोड़ 38 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किए 140 करोड़ में। सर पहले तो बताओ इतने कम लोग क्यों रिटर्न फाइल करते हैं? बेटा सिंपल शब्दों में सुन लीजिए, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कि हमारे देश में 70% पॉपुलेशन बताइए किस में एंगेज है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो गई, तो 140 करोड़ का 70% तो गया, 20-25% शायद बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। तो बताइए उतने ही लोग बचे कि नहीं बचे? तो मोदी जी ने, कहते हैं ना भाई इन तिलों में तेल नहीं है, उन्होंने उसमें से भी तेल निकाल दिया, 6 करोड़ 38 लाख लोगों से रिटर्न फाइल करवा दी। अब लोग त्राहिमाम करने लगे, तो इस बजट में आपने देखा क्या किया उन्होंने? 12 लाख तक जिसकी इनकम है उसे टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 12 लाख तक होती किसकी इनकम है? मिडिल क्लास की। लोअर क्लास नहीं, लोअर क्लास तो पहले भी नहीं था। तो इस बार निर्मला ताई ने एक मरहम लगाया है, जो लोगों से गालियां देते थे भाई साहब उसकी आरती करने लगे, बोले जय हो माता रानी है। और इसका परिणाम जानते क्या हुआ? 83% लोग अब रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। देखा सरकार को कितने लाख करोड़ रेवेन्यू का लॉस हुआ। अब सोचने वाली बात है कि सरकार ने ये लॉस चुना क्यों, उसने ऐसा क्यों किया? अरे भैया एक बात आइए, आप ईमानदारी से रोड का इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का कैसा बताइए, आप ही खुद बताइए। क्या रोड नहीं बन रहे जबरदस्त? क्या हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा? जिनको नहीं दिख रहा वो छोड़ो, आप भाई साहब बाहर जाइए, बाहर जाके देखिए। मैं जाता हूं, पहले जाता था हाथरस 8-8 घंटे में पहुंचता था, 2.5 घंटे में पहुंच जाता हूं। ये डेवलप चेंज हुआ है। पहाड़ों पे जाइए भाई साहब, ऊंचाई, क्या रोड बना दिया है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। सरकार को लग रहा है कि यार हमने रेवेन्यू से जो डेवलपमेंट करना था काफी हद तक कर दिया, अब हम एक काम करते हैं, कुछ लोगों को रिलैक्स कर देते हैं। तो एक बात बताइए, अगर 100 में से 83% लोगों को रिटर्न नहीं भरनी, तो एक तरीके से मिडिल क्लास और लोअर क्लास को एकदम बाहर कर दिया कि नहीं कर दिया बताइए? ऐसे पता है मैं क्लास ले रहा हूं फिर भी ना। सो एक तरीके से बताओ, डायरेक्ट टैक्स हट गया कि नहीं हट गया, अगर 83% लोगों ने रिटर्न फाइल करनी? अच्छा एक बताओ, क्या अंबानी अडानी जैसे लोगों को छोड़ना चाहिए टैक्स लेने से? तो सरकार ले रही है उनसे, बोलो ले रही है कि नहीं ले रही? तो कहने का मतलब साफ शब्दों में इनडायरेक्टली दिखाया तो डायरेक्ट टैक्स हट गया। अच्छा अब दिक्कत क्या हुई? अब देखो, अब मैं जो तुम्हें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा रहा हूं ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, फाइनल में तुम्हें दूसरा टैक्स पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स बिल जो अभी रखा है, आपको पता है डायरेक्ट टैक्स बिल आ चुका है, इनकम टैक्स का रिप्लेसमेंट आ गया है, सरकार ने रख भी दिया, अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास है। और स्टैंडिंग कमेटी के पास अगर कोई चीज होती है तो क्या होता है, उसमें जो बदलाव होते रहते उनको कर करके लास्ट में एक फाइनल आएगा और उसको वो पास कर देंगे। तो सर क्या हमें वो पढ़ना है? नहीं, इंटर में आपने वो नहीं पढ़ना। इंटर में आपने क्या पढ़ना है? ये 1961, बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ, 1961, इज दैट क्लियर? चलिए सर, तो सर कहने का मतलब डायरेक्ट टैक्स जो हमें पता है और इनडायरेक्ट टैक्स, अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स।
आप बताओ इनडायरेक्ट टैक्स कौन देता होगा? 140 करोड़ पॉपुलेशन है तो 140 करोड़ लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। कैसे? यार घर में माचिस तो होती होगी, गरीब से गरीब के घर में माचिस होगी कि नहीं होगी? उस पर जीएसटी लगी हुई है। ठीक है, चलिए सर, तो 100 नंबर का पेपर है बेटा, 50 नंबर डायरेक्ट टैक्स, 50 नंबर इनडायरेक्ट टैक्स, और इसमें 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं बेटा, केस स्टडी टाइप, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम करवाऊंगा। 15 नंबर की इधर से और 15 नंबर की इधर से। तो सर हमें आज क्या स्टार्ट करना है? हमें आज स्टार्ट करना है जीएसटी। सर इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जल्दी जल्दी में लोग बोल जाते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस नहीं है, सर्विसेज है। ध्यान रखना, जब आप सीए इंटर क्वालिफाई करोगे उसके बाद जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपका सीए आपसे पूछेगा जीएसटी फुल फॉर्म बता, तो ध्यान रखना गुड्स एंड सर्विसेज एज पर एम्फेसाइज देना है, ताकि उसे पता चल जाए कि तुम्हें पता है, हवा में नहीं पड़ के आए तुम। तो जीएसटी आपका क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसकी एक टैग लाइन है, किसी को पता है क्या टैग लाइन है इसकी? अरे वाह, वेरी गुड, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कानून। जी सर। अब सवाल ये उठता है कि सर कोई भी लॉ बनता है तो बनता कैसे? आपको पता है हमारे देश में 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? क्या रीजन है 26 जनवरी मनने का? कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन आया। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? किसी भी लॉ का मम्मी या पापा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो लॉ बन जाएगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है तो लॉ नहीं बनेगा। तो सर इसका मतलब क्या लॉ बनेगा? नहीं बनेगा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा। बोले इतनी बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? देखो कोई भी दिक्कत आएगी मुझसे आर्गुमेंट करना है, ठीक है? बिल्कुल नहीं घबराना है, खूब दिल खोल के आर्गुमेंट करना है, मैं घबराता नहीं हूं आर्गुमेंट से, ठीक है? अब सब बात आती है कि टैक्स कैसे लिया जाएगा सर। तो देखिए, जिस प्रकार से किसी भी एक्ट में सेक्शंस होते हैं ना, उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हीं चीजों को आर्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टिकल। और बेटा जी आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल ये बताता है कि लोकसभा पे क्या अधिकार है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे क्या अधिकार है, और दोनों को क्या अधिकार है। आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल, इसमें 3 लिस्ट होती है, पता है कौन कौन सी लिस्ट है? बताइए। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरी बेटा कॉन्करेंट लिस्ट। सर इसमें होता क्या है बेटा? इसमें यूनियन लिस्ट में टोटल 97 एंट्री है, टोटल 97 एंट्री, ठीक है? और इसमें कानून बनाना है तो किसके पास अधिकार है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो कोई भी कानून बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले कहां रखना पड़ेगा? उसे लोकसभा देन राज्यसभा। इज दैट क्लियर? अगर इस लिस्ट में कोई मैटर अवेलेबल है, स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में अगर कोई मैटर अवेलेबल है स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कहां बनाती है बेटा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? और बेटा जी अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी राइट है और स्टेट गवर्नमेंट को भी राइट है, दोनों मिलकर क्या बना सकती हैं? कानून बना सकती है। यानी कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई मैटर अवेलेबल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों पे किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाए, अब मान लो सेंट्रल में बीजेपी बैठी हुई है, स्टेट में केजरीवाल बैठे हुए हैं, आपको दुनिया जग जाएगा भाई साहब। केजरीवाल किस तरीके से मोदी जी के ऊपर आरोप लगाता रहता था, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने। हाँ नहीं, कुछ बदमाशी करी भी है बीजेपी वालों ने, ऐसी बात नहीं है, उस बेचारे को फ्री हैंड नहीं छोड़ा, दिक्कत थी, पर बदमाशी इन्होंने भी किया, एलजी के थ्रू करवा देते थे सारी बदमाशी। तो दिक्कत क्या है बेटा? अगर इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और कोई कानून बनाना चाहते हैं, तो उस केस में गदर फिल्म देखी थी, एक डायलॉग था,
बाप बाप रहता है, तो किसकी बात मानी जाएगी फिर? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? जी सर। सर अब सवाल ये उठता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया था अंबेडकर जी ने, लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमारा कानून उस दिन आया था। किसी को पता है बना कब था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को बना था, और लगा कब? 2 महीने बाद। इसका रीजन ये था कि 1931-32 के आसपास ये बाल गंगाधर जी और ये क्या नाम है, नेहरू जी वगैरह ने शपथ ली थी 26 जनवरी के दिन कि हम अपना स्वराज ला के रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 26 नवंबर को जब बन चुका था तो इन्होंने कहा 2 महीने और वेट कर लो, हमने जिस दिन कसम खाई थी उसी दिन क्या लगाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। जी सर। अब जानते हैं होता क्या है मेरे बच्चों, अभी तक इन्होंने कौन कौन से बना दिए हैं? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सीएसटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया। सर मुझे आपको कुछ पुराने लॉ पढ़ाने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन। और देखो, मेरी क्लास हो सकता है क्रिस थोड़ी सी धीमी लग रही हो बेटा, आज की क्लास बहुत धीमी भी रखनी है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैं पुराने लॉ से स्विच करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे नए लॉ में स्विच हुए। आप एक बताओ, कब कब लागू हुआ है जीएसटी? 1 जुलाई 2017। क्या उससे पहले टैक्स नहीं लगता था देश में? लगता था ना। तो हमें पुराने टैक्स जानने हैं ना क्या है, ताकि पुराने से नए को स्विच करें तो 1 सेकंड में समझ आए सारी चीजें। अब देखिए क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्साइज की, जिसका नाम था सेंट्रल एक्साइज। जैसा कि नाम वैसा ही काम, कौन लगाता था इसे? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर ये किस पे लगता था? वो कहते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने बनाया है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे था, प्रोडक्शन पे था, कि अगर आप कुछ बनाओगे या प्रोडक्शन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे जिसका नाम होगा एक्साइज ड्यूटी। तो क्या हम हर चीज पे लगाते थे? नहीं सर। क्या क्या था देखिए, सबसे पहला काम था कि वो क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। सर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जिसमें 3 बातें हो जाएं, चेंज इन नेम, चेंज इन यूज, चेंज इन करेक्टरिस्टिक, करेक्टर। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो किसी चीज को चेंज कर दे, फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, ये पेन बनाना है, ये बनाना है ना, सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा, प्लास्टिक दाना। और प्लास्टिक दाने को मैं किसी मशीन में डालूंगा तो ये पेन बन के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए? तो प्लास्टिक दाने का नाम प्लास्टिक दाना था। क्या मैं इसे बोलूं प्लास्टिक दाना है ये? अब मैं इसे क्या बोलूंगा? नाम बदल गया। पहले प्लास्टिक दाने कुछ भी होता था, मतलब कुछ भी बना सकते थे उसमें। तो यूज भी देखो, पेन में भी यूज हो रहा है, खिलौनों में भी यूज हो रहा है, और करेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। पहले प्लास्टिक दाना इतना था, पेन इतना बड़ा हो गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई कि नहीं हो गई? तो ऐसी कोई प्रोसेस जिसकी वजह से ये 3 काम हो जाए, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। चलिए सर, अब देखो बड़ा लाइव एग्जाम्पल ले रहा हूं। घर में मम्मी दूध से दही जमाती है। देखो, दूध से दही जमने पे हमें देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग हुई कि नहीं हुई। बताओ, दूध का नाम बदल के दही हो गया, पहला टेस्ट पास। करेक्टरिस्टिक, वो लिक्विड था, ये सेमी सॉलिड। और यूज, दूध की चाय कॉफी बनेगी, दही की बना के दिखाओ, दही की तो लस्सी बनेगी ना। तो अब तीनों बातें हो गई कि नहीं हो गई? मैन्युफैक्चरिंग हो गई कि नहीं हो गई? आप में से कितनों की मम्मी दही जमाने के बाद आज तक एक्साइज डिपार्टमेंट को टैक्स देने गई? हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ चिराग, गई मम्मी कभी? क्यों नहीं गई? उन्हें पता नहीं है? नहीं, देखिए सिंपल शब्दों में ये मैन्युफैक्चरिंग तो है, पर इस पर किसी भी मदर ने, इवन गली के हलवाई ने टैक्स नहीं दिया। आप बताइए, चलो घर में तो एक्साइज ऑफिसर घुस के पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हलवाई तो दुनिया के सामने परात में से काट काट के दही देता है, उससे भी नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि साहब, एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए ये तो टेस्ट नंबर 1 है ओनली। एक और टेस्ट है बेटा, टेस्ट नंबर 2, और उसका नाम क्या है? मूवेबल एंड मार्केटेबल, मूवेबल एंड मार्केटेबल। अब मुझे बताओ, दूध को थैली में लेके
मैं कहीं भी जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं? बोलो है ना? और मार्केट में दही बिकता है कि नहीं बिकता है? लो जी सर, सेकंड टेस्ट भी क्वालिफाई हो गया, फिर भी मम्मी ने एक्साइज ड्यूटी नहीं दी। तो सर कोई और भी टेस्ट है? एक टेस्ट और है बेटा, एंड टेस्ट नंबर 3 इज मेंशन इन सीटा, मेंशन इन सीटा। और ये तीनों टेस्ट क्वालिफाई हो गए तो वो गुड्स बन जाते हैं आपके एक्साइजेबल गुड्स, और उस पर आपको अब क्या देना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी। सर मेंशन इन सीटा का मतलब क्या है? देखिए, अब आप बच्चे से बड़े हो गए हो, अब वो अकाउंट्स लो, छोटे छोटे पेपर खत्म, इकोनॉमिक्स है खत्म, अब तो बड़े बड़े पेपरों से खेलेंगे हम। तो एक होता है एक्ट, लाके दिखाऊंगा क्लास में, इतना मोटा एक्ट होता है, और ये एक्ट जो है बॉस की तरह रिएक्ट करता है। बॉस क्या बोलता है? हाँ भाई ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, बोल के जाता है, और फिर एम्प्लॉय क्या करते हैं? काम करते हैं ना। तो इसका एक सबऑर्डिनेट होता है, उसको बोलते हैं हम रूल्स। क्या बोलते हैं? रूल्स। तो जो एक्ट में बात लिखी है, अब उन्होंने कहा कि भाई ये काम करना है, एक्साइज ड्यूटी देनी है, एक्ट ने कह दिया एक्साइज ड्यूटी देनी है, ये कुछ एक्साइज जो लोग हैं आपने एक्साइज ड्यूटी देनी है। अरे भैया एक्साइज ड्यूटी देने के लिए करना क्या है? बोले साहब एक चालान भरना है, उसमें टैक्स जमा करना है, फिर वो चालान जो रिटर्न के साथ लगाना है। तो ये सारी बातें कहां पता है हमें? रूल्स के अंदर पता चलती है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? जी सर। तो मेरे बच्चे, उसी प्रकार से जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट है आपका था अभी, लेकिन अभी भी कुछ जगह, एक दो जगह पे आएगा, मैं बताऊंगा कहां पर है। उसके साथ एक होता था सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीटा, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। टैरिफ का मतलब क्या होता है? रेट। यानी वो एक्ट मैं कुछ भी प्रोड्यूस करूं, उस आइटम को मुझे उस एक्ट में ढूंढना पड़ता था कि वो आइटम मेरा एक्ट में है कि हाँ जी है। तो उस आइटम के आगे जो रेट लिखा हुआ है, वो रेट मेरे ऊपर एक्साइज ड्यूटी का लगता था। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो मैं कैसे ढूंढता था? जैसे अब मैं आपसे कहूं डिक्शनरी ले लो, भैया स्कूल को देखो या कॉलेज की हिंदी बताओ क्या है, तो आप क्या करोगे? पहले सी पे जाओगे, फिर ओ पे जाओगे, फिर डबल एल ई पे जाओगे, और कॉलेज मिल जाएगा आपको। कॉलेज का मतलब विद्यालय। बोलो हाँ है ना? इसी प्रकार से हम अपना कोई प्रोडक्ट बनाते थे। मान लो मैंने गन बना दी प्लास्टिक की, बच्चों खेलने वाली, तो प्लास्टिक गन को मैं किस में ढूंढूंगा? एक्साइज टैरिफ एक्ट में। और वहां पे मुझे वो गन दिखेगी, उसके आगे जो रेट लगेगा बस मैं वो सरकार को पे करूंगा और मार्केट में बेचना शुरू कर दूंगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? जी सर। तो बेटा जी, ये तीसरा जो टेस्ट है वो घर वाले दही पर एप्लीकेबल नहीं होता, और इसीलिए मम्मी कभी भी एक्साइज ड्यूटी देने नहीं गई, गली का हलवाई कभी एक्साइज ड्यूटी देने नहीं गया। तो सर क्या एक्साइज ड्यूटी दही दूध पर नहीं लगेगी? लगेगी। अमूल, मस्ती, दही। सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में लिखा हुआ है दही इन पैक्ड फॉर्म। अब बताओ मस्ती, दही जो वो पैक्ड फॉर्म में है कि नहीं? तो अमूल पर, मस्ती पर, इन सब पे क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी लगती है। आज की एडमिन के ऊपर क्या लग रहा है? जीएसटी। पुराने एक्ट में क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। बोलो पहली चीज क्लियर हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम ये तीनों टेस्ट क्वालिफाई कर लेते थे तो हमारा क्या बन जाता था? एक्साइजेबल, और हमें एक्साइज ड्यूटी देनी होती थी। और बेटा ये किसका एक्ट है? सेंट्रल। ये लिखते जा रहे हो ना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब? लिखते रहने। दोबारा दोबारा बताता हूँ। सीटा, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, एक किताब है। उस किताब में कुछ नहीं है, प्रोडक्ट के नाम और उनके आगे रेट, बस। तो आपका प्रोडक्ट अगर उस किताब में है तो बस जो रेट है आपको उसके सामने देखना है, उसके हिसाब से आपने ड्यूटी पे करनी है, दैट्स ऑल। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ आ गया? कोई डाउट? सीटा का काम सब क्या है? अपना प्रोडक्ट ढूंढना है हमें, और उसमें से रेट ऑफ ड्यूटी निकालनी और टैक्स पे कर देना, बात खत्म। अरे वाह, आप देखो ये मुझे सीए फाइनल में ले गई। इसने मुझे कहा कि सर ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिया जो बुक में नहीं दे रखा। बेटा 5044 प्रोडक्ट हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, उनको वो दे रखा है उन्होंने। वो कोड नहीं आता, बार कोड जो होता है, वो बार कोड जीएसटी में आगे आएगा, बताऊंगा क्या चीज होती है वो। तो 5044 प्रोडक्ट तो रिकॉग्नाइज्ड है। अब सर हमने कुछ ऐसा बना दिया जो मार्केट में रिकॉग्नाइज नहीं है, अब क्या करें? देखो सर, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान की मेंटेलिटी पे चल रहे हैं। बताओ हम हिंदुस्तानी टैक्स देना चाहते हैं नहीं देना चाहते? तो हम बेचते रहेंगे चुपचाप। अब एक बताओ, रामलाल हलवाई से मैं आधा किलो दही लेके चला, रामलाल हलवाई ने एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में मुझे देके दे दिया, रास्ते में मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया, मुझसे पूछा दही कहां से लाया, मैंने कहा जी रामलाल से, और निकल गया। क्या इस पॉलीथिन के बेस पे वो रामलाल के ऊपर कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता।
लेकिन अगर इसी पॉलिथीन पे लिखा होता रामलाल हलवाई 1/10, एड्रेस फोन नंबर सब, अब बताइए अब ट्रेसेबल है कि नहीं? समझ रहे हो आप? तो बेटा अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया आपने और पैक करके बेच रहे हो, फिर तो ध्यान रखना किसी भी दिन एक्साइज ऑफिसर आपके यहाँ आ जाएगा चाय पे, और वो चाय पी के ही नहीं जाएगा, बहुत कुछ लेके भी जाएगा। ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, वो अपनी रिश्वत, प्रैक्टिकल लाइफ में तो रिश्वत लिला के बात खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर मान लो ईमानदार ऑफिसर आ जाए और लॉ के हिसाब से चले, तो वो आपसे कहेगा भैया ऑफिस में आइए, मैं आपके प्रोडक्ट को क्लासिफाई करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो सीटा है ना, उसमें नीचे जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते तो एक वर्किंग नोट नहीं देके आ जाते कि इसका मतलब हमने ये माना है, इसका मतलब ये माना है। तो ऐसी सीटा में भी हर चैप्टर के नीचे वर्किंग नोट है कि इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट यहां शामिल होगा, तो वो कहीं ना कहीं तो आपका मिलता जुलता हो ही गई। तो बस वहां आपको क्लासिफाई करके आपसे क्या ले ली जाएगी, एक्साइज ड्यूटी ले ली जाएगी। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? देखो ऐसा कोई भी सवाल आया जरूर पूछना है, ठीक है? चलिए सर, अब बात आती है सर आगे की, बात कीजिए। इनकम टैक्स तो हम सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे आगे की कि सर होता क्या था, स्टेट गवर्नमेंट को राइट था टैक्स लगाने का, और वो था सेल्स टैक्स। प्रोडक्शन पे टैक्स लगाने का किसका राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका मतलब अगर ये पेन में बना के बेचूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपना लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स पुराने की बात करूं तो एक्साइज, और स्टेट गवर्नमेंट का बात करूं तो सेल टैक्स या वैट, पहले वैट होता था, वैल्यू एडिशन टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, कुछ भी बोल दो उसे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? जी सर। तो उस जमाने में क्या होता था बेटा, जैसे दिल्ली के अंदर अगर मान लो मुझे माल बेचना है, तो दिल्ली में ही खरीदा, दिल्ली में ही बेचा। किस सरकार का काम है भाई? केजरीवाल सरकार। चलो अब तो बीजेपी आ गई, तो उसी सरकार का काम है, तो हम वहीं खरीदा वहीं बेचा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली से अगर हम गाजियाबाद माल बेचें, तो अब ये विद इन द स्टेट का मामला नहीं है। दिल्ली से मुंबई बेचे तो विद इन द स्टेट का मामला नहीं है। अब क्या है, कई सारे स्टेट इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए क्या होता था उस जमाने में, और फिर सरकार ने क्या किया, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। मान लो दिल्ली से माल भेजना है मुंबई बाई रोड। अब बताइए दिल्ली से सबसे पहले कौन सा स्टेट पड़ेगा? दिल्ली से सबसे पहले कौन सा स्टेट पड़ेगा बताइए? दिल्ली से बाहर निकले, फरीदाबाद यानी हरियाणा, फिर क्या पड़ेगा? मथुरा मतलब यूपी, फिर बताओ? राजस्थान, वेरी गुड, और बताओ? गुजरात, थोड़ा सा गुजरात पड़ेगा, और फिर आ जाएगा आपका मुंबई। अब हुआ क्या, ध्यान सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, 1956 में हुई थी भाई साहब। दिल्ली से माल चला, दिल्ली सरकार बोली भैया मेरे यहाँ से माल निकल रहा है, मेरे यहाँ की सेल है, लाओ मुझे टैक्स। लॉजिकल था, दिल्ली सरकार ने ले लिया। जैसे ये ट्रक पहुंचा हरियाणा, हरियाणा पुलिस में क्या है, हालांकि हरियाणा पुलिस या किसी भी पुलिस का काम क्या होता है, ट्रक वाला अगर दिन में निकला है तो उससे उगाही करना होता है, बस और क्या होता है। लेकिन अब सोचो कि ये सेल टैक्स बूथ के पास से निकल के जा रहा हो, भाई हर स्टेट में पहले सेल टैक्स की वो तो वहां से निकलना पड़ेगा। सेल टैक्स बूथ के पास से निकले, हरियाणा वाले ने कहा भैया एक बात है, तू मेरा रोड यूज कर रहा है, तो मैं भी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेरे से इन्वॉल्व हो गया इस सेल में, तो मुझे भी टैक्स दे। वो टोल टैक्स बेटा अलग चीज है, सेल टैक्स अलग है, टोल टैक्स अलग। टोल टैक्स तो हम सब लोगों पे रोड को यूज करने के लिए लगता है, ये माल को बेचने के लिए है, तो ये सेल टैक्स है आपका, जिसको वेट बोलते हैं। अच्छा सर, फिर यूपी वाले ने भी ले लिया। अब जरा सब लोग सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनका क्या हो गया, एक नेक्सस बैठ गया। नेक्सस थ्योरी क्या होती है, किसी को पता है? नेक्सस को हिंदी में बोलते हैं संबंध। अब बताओ इस वाले माल को जो यहां से यहां तक चला, बीच में इतने सारे लोगों का संबंध आया कि नहीं आया? भाई हमारे रोड को यूज कर रहे हो आप, सबने इसने लिया टैक्स। अब जो बताओ सब ये इनसे टैक्स लेंगे, तो यार सोच के बताओ ये माल महंगा हो जाएगा सस्ता होगा? पक्का? तो जरा बताइए अल्टीमेटली किसकी आफत आएगी, जो मुंबई में इस माल को खरीद के कंज्यूम करेगा? क्योंकि जो कंज्यूम करता है सारा टैक्स बर्डन उसके ऊपर चला जाता है, और कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूमर, कस्टमर, उसके तो नाम में ही मर है, मर बेटा तू है। तो अल्टीमेटली बताओ इतने सारे टैक्स लगेंगे, ये गलत था कि नहीं? जब बताओ परिवार में 4 बेटे हैं और चारों बेटों में आपस में लड़ाई हो रही है, किसका फर्ज है इस लड़ाई को बिल्कुल खत्म कर देने का? नहीं, पिता का। पिता, पिता का ये फर्ज बनता है कि इनकी आपस की लड़ाई को खत्म करें। तो बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सारे स्टेट बेटे हो गए। तब इन्होंने क्या किया, एक एक्ट मतलब बोले कि भाई जब इस सेल को क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इंटर
स्टेट सेल, और अगर विद इन स्टेट होती है तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल, इसके लिए एक कानून बनाना था। क्या बनाना था? कानून। अब भाई साहब हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की इस लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो वो यहाँ बोलो यहाँ बनाएगी कि नहीं बनाएगी। अब यहाँ पे लिखा ही नहीं है कुछ, क्या इंटर स्टेट सेल भी हो सकती है? भाई जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय शायद अंबेडकर जी इतना विजुलाइज नहीं कर पाए कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसे क्या किया गया बेटा, अमेंड किया गया इस लिस्ट को, और इसमें एक एंट्री डाली गई, एंट्री नंबर 92A, और उससे इन्होंने एंटर किया CST, जिसका नाम रखा सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या नाम रखा बेटा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब देखिए बहुत सारे कानून ऐसे बनते हैं जिनके बनने के बाद भाई साहब बड़ी जल्दी जल्दी बदलाव आते हैं। थोड़ा सा याद करो, जब नोटबंदी हुई थी तो हर रोज कानून चेंज हो रहे थे। बाथरूम में नहाने गए उससे पहले कानून कुछ और होता था, बाथरूम में नहा के आते थे तो कानून कुछ और होता था, बोले अब 4000 बदल सकते हैं, अब 3000 बदल सकते हैं, अब 10,000 बदल सकते हैं। होता था कि नहीं होता था? इसी प्रकार से शुरू में जीएसटी आया था तो जीएसटी मीटिंगों में भी बड़े बड़े अजीब अजीब कानून आ रहे थे भाई साहब। एक कानून का तो मैंने भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में जीएसटी में सेमिनार दे रहा था, मुझे इन्वाइट किया था कि संजीव जी आप थोड़ा सा बोलो आके, तो करीब 700-800 चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए थे। तो मेरी आदत है थोड़ी मजाक मार देने की। तो उस समय जीएसटी वालों से गलती क्या हुई, जूतों पे तो लगाई जीएसटी 5% और खाने के बिस्कुट पे लगा दी 18%। जूतों पे 5% और खाने के बिस्किट पे 18%। तो मैं सीए लोगों से बोला, मैंने भाई साहब डिसाइड योरसेल्फ, क्या खाना है? सारे हंस के लोग बोले यार क्या बोल रहा है, सही है, आपने जूता खाना है या भैया बिस्किट खाना है, तय कर लो। फिर बाद में सरकार को लगा यार ये तो हमारी मजाक उड़ रही है, तब सरकार ने इसको लेवल पे लाके ठीक किया। अभी देखो लेटेस्ट पता होगा आपने, निर्मला ताई ने क्या मतलब बच्चों से हरकत की है, पॉपकॉर्न की 3 कैटेगरी बना दी है। साधारण पॉपकॉर्न 5% और दूसरा कौन सा था, सॉल्टेड 12%, और जो कैरेमल है क्या है वो भाई साहब आपका 18%। मतलब कमाल ही कर दिया ताई ने यार। भाई साहब निर्मला ताई को किसी चीज के लिए याद रखा जाए ना रखा जाए, पर टैक्स के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, और 12 लाख के भी लिए याद रखा जाएगा भाई साहब। देखिए उन्होंने अब एक मतलब एक अकेला ऐसा है जिसके लिए आदमी पक्ष में बोला, उससे पहले इनको सिर्फ गालियां पड़ती थी और कुछ नहीं पड़ता था। नहीं बेटा मैं बताऊं होता क्या है, एक बार हमें किसी चीज का स्वाद लग जाए, अभी आपको पता है दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, बीजेपी सरकार में दम नहीं है किसे बंद करके दिखा दे। अभी तो 8 मार्च से 2500 रुपए देने पड़ेंगे इन्हें। ये जो राजनीति आई थी ना फ्री वाली, बहुत गंदी राजनीति आई। इसके लिए मालूम क्या है, मुझे मालूम है मोदी बहुत मास्टरमाइंड आदमी है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे भाई साहब कि सब लोग अपने आप स्वेच्छा से छोड़ देंगे। जैसे गैस की सब्सिडी देखा था, सबने अपनी इच्छा से छोड़ी थी, बोले यार हम तो कैपेबल है छोड़ो यार। कितने लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ रखी है? सिलेंडर पे आती थी कि नहीं आती थी? बहुत सारे लोगों ने छोड़ी, मैंने भी छोड़ी। मैंने यार हम तो कैपेबल है, हम तो दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो ये भाई वो बंदे में है, जादूगर है, कर लेता है वो। खैर, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ले आई टैक्स कि भैया इंटर स्टेट सेल पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, इंटर स्टेट सेल पर टैक्स तो लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएसटी डिपार्टमेंट खोल दिए थे ना, जो लोकल टैक्स कलेक्ट कर रहा था उसी के ऊपर जिम्मेदारी लगा दी कि तू टैक्स कलेक्ट कर और तू ही रख ले। मेरे शब्द समझो, राइट किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी जो 4% था इंटरेस्टेड सेल पर, और कलेक्ट कौन करेगा? वही स्टेट जहां से माल बिका, यानी दिल्ली में बिका तो दिल्ली गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और रख भी कौन लेगी? दिल्ली गवर्नमेंट। अब डिफरेंट स्टेट्स ने क्या किया, इसकी इंटरप्रिटेशन गलत निकाल दी। जब ये शुरू में आया, जैसे हम लोग कई बार चीजें निकाल देते गलत, तो सबने क्या किया कि टैक्स भी हम ही लगाएंगे, कलेक्ट भी हम करेंगे, रिटर्न भी हम करेंगे। बताओ क्या फर्क आ गया इस चीज से? पहले कौन लगाने की बात हुई थी कि सेंट्रल लगाएगी, कलेक्ट एंड रिटर्न कौन करेगी? स्टेट। और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाल दी कि हम लगाएंगे भी, हम ले भी हम करेंगे, तीनों काम करेंगे, और इन्होंने ऐसा ही कर दिया। अब ऐसा ही करके क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट पैसे को भाई अपने डेवलपमेंट में खर्च कर देते, खर्च भी कर दिया। अब एक भाई साहब पढ़ा लिखा आदमी कोर्ट में फाइल कर दिया केस कि यार स्टेट गवर्नमेंट को तो राइट ही नहीं था टैक्स लगाने का, इन्होंने इलीगल वसूली की है। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हाँ तो ये तो इलीगल वसूली है। भाई लगाना किसको था? सेंट्रल को, और लगा के किसने वसूल किया? स्टेट नहीं, तो इलीगल वसूली हुई कि नहीं हुई? अब सुप्रीम कोर्ट का जैसे डिसीजन हुआ तो व्यापारी लोगों ने क्या किया, आगे टैक्स देने से मना कर दिया।
और जो टैक्स दिया स्टेट गवर्नमेंट से कहा लाओ हमारा टैक्स दो, वापस दो, तुमने गलत वसूली की। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करी है कि हमारे पास जो पैसे आए थे हम तो खर्च कर चुके, हम कहां से दे तुम्हें। तो ऐसी स्थिति में हमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की याद आती है। राष्ट्रपति जी एक ऑर्डिनेंस लेके आए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है मैं रेट्रोस्पेक्टिवली इसे नल एंड वॉइड करता हूं और ये प्रोस्पेक्टिवली लगेगा। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं? एकदम समझ आ गई। तो इंटरेस्ट रेट सेल पर क्या लगता था जीएसटी से पहले? सीएसटी लगाता कौन था? सेंट्रल। और कलेक्ट एंड रिटेन कौन करता था? स्टेट। एकदम याद हो गई ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलिए सर इसके बाद सर अब देखिए क्या हुआ। देखो मैं ये घटना चक्र इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। जो कि होता क्या है बेटा, जब हम बेस से पढ़ते हैं ना तो हमारे को एक एक चीज क्लियर होती है। और मेरी स्टाइल यही है पढ़ाने की, लॉजिक पे लेके चलना, हर चीज को लॉजिक पे लेके चलना, ताकि आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, दिमाग में वैसे ही सेट हो जाए। ठीक है। अब सर क्या हुआ देखो, आपको बताता हूं, अपने पापा मम्मी से पूछना कि आज से करीब 30-35 साल पहले कोई सिंगापुर वगैरह जाता था तो वहां से क्या खरीद के लाता था? बी सी आर। सुना है आपने बीसीआर का नाम? वीडियो कैसेट रिकॉर्डर सुना भी नहीं होगा आपने। अब तो इतनी चीजें आ गई हैं, कुछ नहीं। उस जमाने में क्या होता था, हम जब छोटे छोटे थे तो किसी की बर्थडे होती थी, उस दिन हम बीसीआर किराए पे लेके आते थे और एक टीवी साथ में, और एक दिन में 3-3 पिक्चर रात में खत्म कर देते थे। 3-3 पिक्चर रात में खत्म। तो बीसीआर एक स्टेटस की बात होती थी। अच्छा अब होता क्या है, हमारे इंडिया में अगर विदेश से कुछ भी आप लेके आओगे इंडिया में तो इसे बोलते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। और सरकार ने इतनी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी कि हम सबका बाप है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा किसी भी तरीके, जैसे कोई डिस्प्यूट होता है युद्ध वगैरह का तो हम यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, फाइनेंशियल डिस्प्यूट है तो हम कहाँ जाएंगे? WTO में। ये वर्ल्ड कोर्ट है हमारा। ठीक है साहब। तो WTO बोला, बोले यार तुम ये क्या बदतमीजी करते हो इंडिया वालों यार, है कोई भी माल विदेश से इंडिया आता है तुम इतना महंगा उसे इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हो कि आम आदमी की बस के बाहर हो जाता है वो। और जानते हैं जब इतनी हैवी ड्यूटी लगती है तो लोग क्या करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं। जैसे एक मिनट में बताता हूँ आपको। एक पिक्चर आपने शायद पता नहीं देखी होगी या नहीं देखी होगी, यार मैं अपने जमाने की पिक्चर की बातें कर रहा हूँ। बदमाश कंपनी, चस्का लगा है चस्का गाना था, शाहिद कपूर की पिक्चर थी। उसमें क्या हुआ, रीबॉक के शूज जो थे वो इंपोर्ट करने थे। अब 20 लाख के शूज पर 24 लाख की ड्यूटी। कितनी हैवी ड्यूटी होगी भाई साहब, है? अब भाई साहब ये इंडियंस है, दिमाग चलता है। इन्होंने क्या किया, रिबोक कंपनी से बोला कि एक काम कर, लेफ्ट वाला जूता पैर का मुंबई पोर्ट पे भेज और राइट पैर का जूता भेज कलकत्ता पोर्ट पे, चेन्नई पोर्ट पे। ठीक है साहब, देखो क्या प्लानिंग थी बंदे की, दिमाग देखो। ये हमारे इंडियंस। अब दोनों पोर्ट पे अलग अलग मंगा लिया और दोनों जगह अपने अपने बंदे भेज दिए माल छुड़ाने के लिए। माल जब हम छुड़वाने जाते हैं ना, हमें ड्यूटी पे करनी होती है, उसके बाद हम माल छुड़ा के ला सकते हैं। लेकिन ड्यूटी पे करने से पहले हमारा जो कस्टम डिपार्टमेंट, हमारा एक अधिकार है कि हम उस माल को चेक कर लें कि माल ठीक है कि नहीं। अगर माल खराब है तो हम उसे छोड़ सकते हैं और हमें कस्टम डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा। क्या कोई बात नहीं भाई साहब, जब तुमने इतने पैसे देके मंगाया, 20 लाख देके मंगाया और तुम्हारे लिए जीरो हो गया, हम तुम पे ड्यूटी लगा के क्यों अत्याचार करें? तो वो ड्यूटी नहीं लगाते। अब जैसे ही भाई साहब ये पहुंचे, इनने माल देखा, अरे बाबा ये तो एक ही पैर का है। अब भाई साहब वो कस्टम ऑफिसर भी कह रहा है, हाँ यार ये तो इनके साथ बुरा हो गया यार, हम नहीं लेगा ये माल, हम नहीं लेगा, हम नहीं लेगा। छोड़ दिया माल, वहां भी छोड़ दिया। अब जो ये माल छोड़ा जाता है या जब्त किया जाता है, जब्त भी किया जाता है, अगर आप कुछ छुपा के ले जाना चाहते हो एयरपोर्ट से या पोर्ट से और कस्टम ऑफिसर ने देख लिया कि आप बिना ड्यूटी के लेके जा रहे हो तो वो इंपाउंड कर लेगा माल को। अब जो माल इंपाउंड किया जाता है 15 दिन बाद इसकी ऑक्शन निकलती है। अब ऑक्शन में लोग बैठे होते हैं, जैसे आप बैठे हो वैसे ही बैठे हैं। अब लास्ट में जब उसका ऑक्शन है तो ऑक्शनर बोला कि भैया ये जो है जूते हैं एक ही पैर के और मिनिमम बेस प्राइस का 20,000 रुपया है। अब सोचो जरा, 20 लाख पर 24 लाख ड्यूटी जा रही थी और 24 लाख की जगह सिर्फ कितना जा रहा है, 20,000 इस पोर्ट पे और 20,000 उस पोर्ट पे। जैसे इसने बोला कि 20,000 बेस प्राइस, हम लेगा हम लेगा, तो पड़ोसी बोला उसके, बोले क्या करेगा, जूता तो एक ही पैर का है। बोले हमारा स्क्रैप का काम है। उसे क्या मालूम इसका दिमाग में क्या चल रहा है। इधर से ये माल 20,000 में चढ़ाया, उधर से वो माल 20 में चढ़ाया। अब बताओ 24 लाख की जगह सिर्फ कितना दिया, 40,000। 23,60,000 बच गया कि नहीं बच गया बताओ। और भाई साहब दोनों के जूते लाके मुंबई में
डब्बों में पैक कर करके तैयार। और अब बुला लिया जूते के व्यापारी को कि देख ये माल 30 लाख रुपए में हम तुझे देंगे, लेकिन तुझे कैश देना पड़ेगा। 44 लाख का माल 30 लाख में मिलेगा, कौन नहीं लेगा भाई साहब? बिक गया। ये उस पिक्चर में दिखाया। तो ये लूप होल था कि भाई जूता तो पेयर के साथ ही बिकेगा, एक जूता इधर एक जूता था, और देखिए ड्यूटी का कैसे उन्होंने लूप होल का फायदा उठाया। तो ऐसे ही बच्चे क्या हुआ कि जब इंपोर्ट ड्यूटी की बात आई तो एक मीटिंग हुई थी, और आपको बता दूं अब तक के बेस्ट जोड़ी जो रही है फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की, डेट वाज पीवी नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह से बेटर प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं पैदा हुआ, और पैदा हो भी गया होगा तो अभी तक आया नहीं गद्दी पे। और नरसिम्हा राव साहब बड़े दूरदर्शी थे। कांग्रेस के पास इकलौता प्राइम मिनिस्टर वही है जो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी के बाद। इन दोनों की जोड़ी भाई साहब, जय वीरू की जोड़ी बड़ी फेमस हुई थी उस समय। अरे यार ये तो बड़े संकट मोचक हैं, ये तो हर काम एक तरह कर देते हैं। तो हुआ क्या, WTO में एक मीटिंग हुई और उसमें बुलाया गया सब देश के रिप्रेजेंटेटिव को। तो हमारे देश से मनमोहन सिंह साहब को भेजा गया और इनसे पूछा गया कि भाई एक बताओ, अगर तुम सारे देश के लोग यही करोगे कि आपके देश में कोई भी माल इंपोर्ट होगा, जैसे भी ट्रंप ने बदमाशी शुरू कर दी, 25% टैरिफ लगा दिया, आपको पता होगा, और जिसकी वजह से मार्केट वगैरह की कैसी स्थिति खराब हो गई है। तो कह रहे अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आम जनता का ही तो नुकसान होगा। अच्छा, मनमोहन सिंह साहब को पूरी वीटो पावर दे रखी थी नरसिम्हा राव साहब ने कि जो तुझे ठीक लगे करियो। तो ये एक हस्ताक्षर करके आए थे एक संविधान उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे कि 1 अप्रैल 2010 तक हम कस्टम एक्ट हटा ही देंगे जी, कस्टम एक्ट हटा देंगे। जरा सोचो इन्होंने क्या सोच के कस्टम एक्ट हटाने की प्रॉमिस की होगी। भाई अगर कस्टम एक्ट आप हटाओगे तो अब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा पाओगे ना आप, तो कितना तगड़ा रेवेन्यू का लॉस होगा कि नहीं होगा सरकार का। तो मनमोहन सिंह साहब के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था मेरे बच्चों, उस समय मनमोहन सिंह साहब के दिमाग में चल रहा था कि भाई साहब एक काम करते हैं, हम इसके पैरेलल दूसरे भाई को खड़ा कर देते हैं, ताकि जो कस्टम एक्ट से हमें रेवेन्यू कलेक्शन लॉस होगा वो हम दूसरे टैक्स से वसूल कर लेंगे। इनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो आइडिया था सर्विस टैक्स का। ये भी किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई साहब जब संविधान बना था तो किसी ने नहीं सोचा था कि लोग सर्विस के बदले पैसे लेंगे। भगवान राम जब विश्वामित्र जी से पढ़ने गए थे, वाल्मीकि जी से पढ़े थे, मुझे तो इतना ही याद है, ज्ञान है, पैसे देके पढ़े थे क्या? द्रोणाचार्य जी से अर्जुन जी पढ़े थे, एकलव्य पढ़े थे, पैसे देके पढ़े थे। लेकिन द्रोणाचार्य बड़े चालाक थे, उन्होंने एकलव्य से क्या मांग लिया, अंगूठा। उन्हें मालूम था कि बस यही अकेला है जो अर्जुन को हरा सकता है। अर्जुन प्रिय चेला था, प्रिय शिष्य था भाई साहब। तो द्रोणाचार्य जी ने गलत तो किया था वहां पे, बाइस्ड हो गए थे वो। तो बेटे सोचा नहीं था कि पढ़ाने के बदले फीस लेंगे, जैसे मैं आपसे ले है, तो ये सोचा नहीं था। तो सर्विस के बदले क्या हुआ, पैसे ले रहे हैं हम। तो सरकार बोली जब तुम सर्विस के बदले पैसे ले रहे हो तो भैया हम क्यों छोड़ दें तुम्हें। तो सरकार के मन में क्या आया कि हम क्या लगाएंगे, सर्विस टैक्स। जैसे आप मुझे फीस दे रहे हो उस पर एक परसेंटेज फिक्स कर दी, बोले इतना सर्विस टैक्स हमें जमा कीजिए। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अब सवाल ये होता है कि सर्विस टैक्स के बारे में भी नहीं लिखा हुआ था भाई साहब। तो क्या किया गया, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया बेटा, अमेंड किया गया। और अब एंट्री नंबर कौन सी डाली गई, 92C, जिसकी वजह से क्या आया, सर्विस टैक्स। यानी सरकार ने यह सोचा कि भाई हम सर्विस टैक्स एक्ट बनाएंगे और सर्विस टैक्स लगा देंगे, यह सरकार ने सोचा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब देखिए होता क्या है, देखिए आपको पता है पहले जो बजट आता था वो किस डेट को आता था, 28 फरवरी को। मोदी सरकार ने डेट क्या कर दी, 1 फरवरी। बजट का मतलब क्या होता है सर, बजट का मतलब होता है जो हमारे पैसे आएंगे उन्हें हम कहां खर्च करेंगे, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, एग्रीकल्चर पर, पावर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बहुत सारी चीजों पर। और बजट का एक छोटा सा हिस्सा होता है बेटा जो हम कहते हैं ना कि टैक्स का पार्ट आ रहा है, डेट इज फाइनेंस एक्ट।
आपने ये सुना होगा, अरे यार रुक जा, इनकम टैक्स में यार बदलाव होते रहते हैं, जीएसटी में बदलाव होते रहते हैं। बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आज तक 1961 ही है, बदला नहीं है वो। और जीएसटी एक्ट भी 2017 है, बदला नहीं है। तो सर बदलता क्या है? बदलता है फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट होते हैं वो किस किस से रिलेटेड होते हैं? डीटी और आईडीटी दोनों से रिलेटेड होते हैं। और फिर यहां से अमेंडमेंट उठा के रेस्पेक्टिव एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। तो बेटा जी हुआ क्या, फाइनेंस एक्ट 1994 यानी कि 1994 का बजट, उसमें यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लेके आए, सर्विस टैक्स। और 1 जुलाई 1994 से सरकार ने सर्विस टैक्स लगाना शुरू किया। 3 सर्विसेज में, स्टॉक ब्रोकर जो होते थे उनके ऊपर, टेलीफोन के ऊपर और जनरल इंश्योरेंस के ऊपर। जनरल इंश्योरेंस के ऊपर ये 3 सर्विसेज लेके आए। और शुरू में सिर्फ 5% सर्विस टैक्स रेट था। बहुत ध्यान सुना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। जरा बताना, ये 3 है, गरीबों के हैं अमीरों के? सोच के बताना। शेयर मार्केट में कौन जाएगा? गरीब आदमी तो बेचारा खाना खा ले वही बहुत है। अच्छा, टेलीफोन उस जमाने में किसके घर में होता था? और जनरल इंश्योरेंस का मतलब समझते हो? कार वगैरह का इंश्योरेंस जो होता है वो जनरल इंश्योरेंस में आता है। तो वो भी किसका हो गया? अमीरों। कहने वाला अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया। जी सर। जरा बताना, ये 92C किस लिए लाई होगी सरकार? ये किस लिए लाई थी सरकार? ये कि इसको एंटर करें, तो हमने संविधान को अमेंड कर दिया। अब संविधान के अंदर ये बात आ गई कि आप सर्विस टैक्स एक्ट ला सकते हो। तो बताओ, सर्विस टैक्स एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जैसे सीएसटी एक्ट बना। बोलो है ना? यू विल बी सरप्राइज टू नो, 1 जुलाई 1994 से सर्विस टैक्स लगना शुरू हुआ और 30 जून 2017 तक लगा और सर्विस टैक्स एक्ट ही नहीं आया। यानी जो चीज लग रही है उसका एक्ट ही नहीं है। क्या कहना चाह रहे हो सर? बिना एक्ट कैसे वसूली हो जाएगी? हाँ भाई गर्वित, बिना एक्ट के वसूला जा सकता है टैक्स? लेकिन तो वसूली थी सरकार। तो भाई साहब एक एंट्री आपकी होती है इसमें, एंट्री नंबर 97, और इसमें सरकार को रिजिडरी पावर दी गई है। और उन्हीं पावर में एक पावर है कि सरकार जो टैक्स चाहे जब चाहे वसूल सकती है। तो कहने का मतलब, एंट्री नंबर 92C was always ineffective till GST Act. So tax was recovering from the public on the basis of entry number 97. सर्विस टैक्स एक्ट बना ही नहीं। नहीं, टैक्स कलेक्ट कर सकते, पावर है सरकार की। तो आप देखिए, एक्ट में क्या होता है, एक्ट में सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है। फिर एक एक्ट बन गया तो उसे ही फॉलो करना है। अब इसका एक्ट नहीं है तो जो फाइनेंस एक्ट है उसे फॉलो करना पड़ेगा आपको। अच्छा, बात ये आती है कि सर सर्विस टैक्स एक्ट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अभी मैं 1 मिनट बाद ही बताने वाला था, अभी बता देता हूँ। क्योंकि इन्हें पैरेलल दिमाग में आ गया था, हम क्या लाएंगे? जीएसटी। अब बताइए, जीएसटी में सर्विस टैक्स मिक्स हो जाएगा जाके बाद में मिलने तो सब जीएसटी में ही है। तो बताइए, लोग मेहनत करेंगे सर्विस टैक्स के ऊपर या जीएसटी के ऊपर मेहनत करेंगे? इसलिए सर्विस टैक्स जो एक्ट था वो खटाई में ही पड़ गया, वो पहुंचा ही आया ही नहीं। अच्छा सर, शुरू में तो 3 सर्विस थी, किसी भी एक्ट का पार्ट चलेगा, 3 ही तो सर्विस है यार, गिनती पे गिन जाएंगी। आप बताओ, आज रोड पार करना है, मम्मी के साथ एक 3 साल का 4 साल का बच्चा है, बताओ कौन किसकी उंगली पकड़ के रोड पार कराएगा? मम्मी बच्चे की उंगली पकड़ के रोड पार कराएंगी कि नहीं कराएंगी? तो देखो, 3 सर्विस थी, फाइनेंस एक्ट, मम्मी और ये बच्चा, चलेगा। भाई साहब, जब सर्विस टैक्स
हटा था 126 सर्विसेज हो गई थी। अब बेटा दादा बन गया और बताओ फिर भी मम्मी की उंगली पकड़ के चला, यानी फाइनेंस एक्ट का पार्ट ही रहा। क्लियर? तो सर्विस टैक्स वाज लेविड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? सर्विस टैक्स क्या था, कैसे लगा, क्या हुआ, और एक्ट कभी भी नहीं आया, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं आगे। अब मैंने आपको बताओ पहले कौन कौन से एक्ट बता दिए। सर सेंट्रल एक्साइज बता दिया, याद हुआ, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ टेंशन मत लेना, ये तो मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था। अब मैं तो तुम्हें स्विच करने जा रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से रिकैप करा के फिर लेके जाऊंगा। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग पे होता था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि मैन्युफैक्चरिंग कब मानी जाएगी, चेंज इन नेम, चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन यूज, movable and marketable, mention in CETA, if all these three tests are qualified then goods are exciseable. Is that clear? फिर मैंने आपको बताया सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसके लिए कौन सी एंट्री इंसर्ट की गई थी, 92A। और इसमें मैंने क्या बताया कि CST लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? CST किस पे लगती थी, इंटरेस्टेड पर। ये MCQ में आएगा, कौन सी एंट्री थी CST के लिए, कौन 92C। अच्छा फिर मैंने आपको बताया था सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स लाने के लिए कौन सी एंट्री इंसर्ट की गई थी, लेकिन सर्विस टैक्स वसूला किस एंट्री के तहत गया। तो एग्जाम में ध्यान रखना मेरे बच्चों, वो पूछ क्या रहा है आपसे, टैक्स के पेपर में गलती क्या होती है मैं बताता हूँ, हम समझ नहीं पाते वो क्या कह रहा है, इसलिए हमें समझना है बारीकी से। अगर उसने कहा कि सर्विस टैक्स एक्ट लाने के लिए कौन सी एंट्री इंसर्ट की गई, 92C, सर्विस टैक्स वसूला किस एंट्री से गया, 97। बोलो याद हो गई कि नहीं हो गई? पक्का? तो जरा बताना, ध्यान सुनना, एक्साइज और सर्विस टैक्स कौन सी गवर्नमेंट के टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा सेल टैक्स वेट वगैरह किसके हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। और इंटरस्टेट पे कौन सा टैक्स लगता था, CST। क्लियर? इंटरस्टेट सब हो गए। अब मैं एक काम करता हूं, अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि फर्स्ट एरा में टैक्स कैसे लगा। फर्स्ट एरा, हाँ हाँ, आई बता रहा हूँ, चिंता ना करो, ठीक है। बात क्लियर है जी? अब देखिए हेडिंग डालेंगे आप, फर्स्ट एरा टैक्स। देखिए एक प्रैक्टिकल से समझाता हूं, बहुत अच्छे समझ आएगा। मैं किसी चीज का मैन्युफैक्चरर हूं, ए हूं, मैंने किसी से रॉ मेटेरियल खरीदा, मान लो मैंने 20 लाख रुपए का रॉ मेटेरियल खरीदा, कैलकुलेटर निकाल लेना प्लीज। अब बताओ, मैंने रॉ मेटेरियल के नाम पे प्लास्टिक दाना खरीदा है ना, अब मुझे पेन बनाना है, तो जरा बताओ प्लास्टिक दाना ऐसे रख दूंगा पेन बन जाएगा क्या? भाई मशीनें चलेंगी, बिजली भी लगेगी, लेबर उसके ऊपर खड़े होकर बनाएगी। तो इस कॉस्ट को क्या मैं बोल दूं, कन्वर्जन कॉस्ट, क्या नहीं से, तो प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। मान लो ये हो गई हमारी 5 लाख रुपया। अब ये हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज 25 lakhs, ठीक है। अब बताओ जितने का बनाया उतने में तो ना बेचूंगा, कुछ मैं भी तो कमाऊंगा, प्रॉफिट लिखो। मैंने डिसाइड किया प्रॉफिट 3 लाख रुपए, इस पे प्रॉफिट लेना है मुझे। अब बताओ सेल प्राइस क्या हो गई। अब सरकार कह रही है भैया सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपना, पक्का? चलिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कौन सा है, एक्साइज ड्यूटी, मान लो 10% है, 2,80,000 हो गया। अब बताओ टोटल कितना आ रहा है, 30,80,000। और इस पे लगेगा बेटा आपका सेल्स टैक्स, या कह सकते हो, चलो सेल टैक्स ही लगाते हैं, बोली मान लो 10% है। अभी मैं बिल्कुल पहले युग पे चल रहा हूँ जब वैट नहीं था, सेल्स टैक्स था। बताओ 10% से 3,08,000। अब टोटल बताओ कितना हुआ, 33,88,000।
ये फाइनल ए जब बी को माल बेचेगा तो इतने पैसे ले लेगा, यानी इनवॉइस बनाएगा, उसमें सेल प्राइस ये दिखाएगा और एक्साइज ये और सेल टैक्स ये, और इतने पैसे ले लेगा। अब जरा बताओ, बी ने माल खरीदा तो उसे कितने का पड़ा, उसकी परचेज प्राइस क्या होगी? यस, परचेज प्राइस इज 33,88,000। अब इसने भी कुछ इस पे कन्वर्जन कॉस्ट लगाई और मान लो इसने 4 लाख रुपए कन्वर्जन कॉस्ट लगाई। अब बताओ जरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? 37,88,000। इसमें इसने अपना प्रॉफिट भी जोड़ा, मान लो वो 3 लाख रुपया है। अब बताओ 40,88,000, हाँ 3 लाख है ये। अच्छा, अब क्या लगेगी बेटा? मान लो वो 10% है, 800। अब बताओ बेटा 44,800, ठीक है बेटा। ये माइक बंद करो अपना प्लीज, जिसका भी माइक है ये। और सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, ये बताओ 4,49,680। अब बता दो क्या प्राइस आ रही है? 49,480। सबसे पहले टैक्स इंडिया में ऐसे लगता था। बताओ इस टैक्स में कमी क्या नजर आ रही है? सब लोग आराम से देखो। टैक्स बहुत भारी मात्रा में लग रहा है, इसका विरोध किया गया साहब। इसका इतना जबरदस्त विरोध हुआ, बोले साहब ये तो बर्बाद कर दोगे आप यार, कंज्यूमर तुम्हारा जाएगा। तो मेरे बच्चों अब ध्यान से सुनना, 1918 में चलते हैं, 1980। उस जमाने में वहां के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जर्मनी के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम था W.V. साइमंस। डॉक्टर W.V. साइमंस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उन्होंने अपनी सरकार को बोला कि भाई साहब जिस तरीके से आप ये टैक्स लगा रहे हो बहुत घातक सिद्ध होगा आने वाले समय में। तो उनसे पूछा गया कि भाई साहब आपने इसे घातक बोल दिया तो सजेशन भी तो दो कि क्या करें। तो उन्होंने सजेशन दिया कि साहब ऐसा करो, इसमें पुराने वाले टैक्स का क्रेडिट देना शुरू कर दो, पुराने वाले टैक्स का क्रेडिट देना शुरू करो। तो सरकार के पास अल्टीमेटली जितने का कंज्यूमर को आ रहा है उसी पे टैक्स लगना चाहिए, मल्टीपल टैक्स नहीं लगना चाहिए। देखिए ना, पहले एक्साइज लगा, फिर सेल टैक्स लगा, फिर उसके ऊपर दोबारा से एक्साइज लगा, फिर दोबारा सेल टैक्स लगा, तो जितनी बार बिकेगा उतनी बार टैक्स, मल्टीपल पॉइंट टैक्स। तो 1918 में उन्होंने कहा कि भाई जो पुराना टैक्स दिया उसे माइनस कीजिए, और नया टैक्स जो आ रहा है, जैसे मान लो मैं 100 रुपए का माल खरीद के लाया, उस पर 10 रुपए टैक्स दिया, अब मैं उसे 150 में बेच रहा हूँ और उसमें मैं 15 रुपए टैक्स ले रहा हूँ। तो सरकार ने मतलब उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो व्यापारी 15 रुपए टैक्स लेके बेच रहा है तो 15 आ गए, 10 पे क्या आया था, 10 माइनस कर ले अपने, और सरकार को 5 रुपए और दे दे। तो पहले सरकार के पास 10 तो मेरे पास से जा रहे थे और 15 वो जा रहे थे, 25 जा रहे थे। अब सरकार के पास कितने जाएंगे? 10 तो मैं दे ही चुका हूं, अब मुझे जो 15 मिलेंगे सरकार बोल रही है तू अपना काट ले, मैंने काट लिया, बचा 5, 5 सरकार को दे दिया। अब सरकार के पास कितना पहुंचा? 15 रुपए। बताइए माल सस्ता होगा या नहीं होगा? ये उन्होंने सजेस्ट किया। भाई साहब घर की मुर्गी दाल बराबर। अब देखिए हम अमित शाह को बोलते हैं बड़े टेढ़े हैं, राजनाथ सिंह को बोलते हैं बड़े वो हैं, आपको क्या लगता है इनकी घर में इनकी क्या इज्जत होगी? और इनकी रोज बेइज्जती कौन करता होगा? इनकी पत्नी। भाई साहब आप कहो शेर अपने आप को, लेकिन ये मत भूलना कि पत्नी शेर नहीं है, पत्नी के आगे किसी की नहीं चलती। तो W.B. साइमन साहब की भी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन 1954 में जाके
1954 में जाके मेरे बच्चे फ्रांस ने इनकी बात पे तवज्जो दी और पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री था फ्रांस जिसने क्रेडिट सिस्टम, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो 10 रुपए मैंने माइनस किए, दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, और सबसे पहले वर्ल्ड में फ्रांस ने लगाया। फिर 1977 में जाके टैक्स लगाया यूरोपियन कंट्री ने, उन्होंने वेट सिस्टम लेके आए और हमारे देश में आया 1 मार्च 1986 को, 1 मार्च 1986। तो मैं ये डेट लिख रहा हूं, ये एमसीक्यू में आ जाती है, आप भी लिखें। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी फ्रांस ने 1954 में, यूरोपियन कंट्रीज ने 1977 और इंडिया 1 मार्च 1986। और जब ये आया था तब इसे नाम दिया था मॉड बेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको बाद में बदल के नाम दिया सैन वेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। सैन मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। और पाकिस्तान वगैरह ने तो जाके 98 99 के आसपास इन्होंने लगाया, तो उनकी हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है, कौन ध्यान देगा पाकिस्तान के ऊपर यार। ठीक है, सो हमें याद रखना है सबसे पहले फ्रांस ने लगाया, देन यूरोपियन कंट्री, देन इंडिया। इंडिया की डेट पूछे तो 1 मार्च 1986। अब जब ये आया हमारे देश में भी आया, तो अब शुरू हुआ सेकंड एरा टैक्स। फर्स्ट एरा में तो मल्टीपल पॉइंट था, अब सेकंड एरा में क्या हुआ देखिए जरा मेरे बच्चों, सोच के बताओ, ये जो परचेज प्राइस है ये, इसमें टैक्स कितना है टोटल, टोटल टैक्स बताना जरा। 3 लाख और नहीं सॉरी 280 और 38 कितना हो गया, बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं, समझ आ रही है बात। अब अगर सरकार ये आपसे कह दे कि इसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे, आपका माइनस कर देंगे, तो अब बताइए आप जब बेचने वाले को माल बेचोगे तो उसकी प्राइस, उसके लिए फिर परचेज प्राइस क्या हो जाएगी, बी के लिए, बी के लिए अब परचेज प्राइस चेंज कैसे, देखो कितना था 33 लाख, और इसमें क्रेडिट कितना मिल जाएगा 5,88,000। तो बताइए इसके लिए परचेज प्राइस कितनी हो जाएगी, 28,000। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अभी जो परचेज प्राइस 33,88,000 था, जब आपको ये पता है कि सरकार से इतने रुपए मिल जाएंगे, तो तुम सामने वाले को बेचोगे। अब एक बताओ, अगर तुम ये नहीं भी करोगे, तुम कहोगे नहीं मैं तो 33,88,000 ही लूंगा, ले ले बेटा, तू जिसे बेचना चाह रहा है ना उसे पता है कि दूसरे से खरीदूंगा तो ये माल 28 लाख का मिलेगा, तुम्हारा माल बिकेगा कभी, तो ईमानदारी दिखानी पड़ेगी ना। चलिए अब इसमें क्या करें, कन्वर्जन कॉस्ट, जरा बताओ कितनी कन्वर्जन कॉस्ट थी बी के केस में, ये वाली बतानी है बेटा, 4 लाख है, हाँ ठीक है 4 लाख ही ले लो। अब बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, 32 लाख। अच्छा अब प्रॉफिट कितना था बेटा, 3 लाख प्रॉफिट जोड़ दो। अब बताओ सेल प्राइस क्या आया, 35 लाख। अब जोड़ दो एक्साइज, वही 10%, 38,50,000 आ गया। और बेटा अब सेल टैक्स का क्या नाम हो गया, सेकंड युग में इसका नाम हो गया था कटके वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, 3,85,000। अब बताओ कितने का पड़ा ये माल, 4235। कैलकुलेशन यहां तक समझ आई है, कोई जल्दबाजी तो नहीं की मैंने, पक्का श्योर। ये बेटा 86 1 मार्च 1986। सेल टैक्स बिकम वेट इन 2005, 2005 में वेट बना था, आपको बता देता हूं। और इंडिया में सबसे पहला स्टेट था हरियाणा, जिसने 1 अप्रैल का वेट नहीं किया था, 17 जनवरी से ही लगा दिया था वेट।
17 जनवरी 2005 से। और पूरे इंडिया में कब से लगना था? 1 अप्रैल 2005। और यूपी में बहन जी थी उस समय चीफ मिनिस्टर, 2008 में जाके लगा था भाई साहब। यानी वो दुनिया से अलग ही चली। और 2008 में जब उन्होंने टैक्स लगाया था वैट, तो एक होता है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। जनरली कौन सा रेट चलता है? बोले जी 12.5% पूरे इंडिया में, सब जगह सब स्टेट 12.5% लगा रही थी। बहन जी ने 13.5% लगाया था यूपी में, अपनी दिखानी। और 2008 में जाके वैट लगाया था। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं सोच के, जरा बताना, बी के लिए यहां पहले माल 28 का था, अब 20 सी को बेचेगा मान लो, तो ये कितने का बेचता बी यहां पे? बोलो। 49, 46, 480। और अब कितने का बेचेगा सी को? बताओ जरा। 42, 35, डिफरेंस बताओ। 711,480। बताओ इतना माल सस्ता हो गया या नहीं हुआ? देखा, सेकंड एरा में आते आते गवर्नमेंट ने ये फायदा दिया। लेकिन कैसे दिया अब ये भी सुन लो। क्रेडिट कैसे मिलेगा देखो, क्रेडिट कैसे मिलेगा देखो जरा। एक्साइज बैट, बैट का बैट में मिलता था और एक्साइज का एक्साइज में। अब देखिए आउटपुट टैक्स कितना था बेटा? आउटपुट मतलब बी सी को बेचेगा तो ये वाला टैक्स आउटपुट है, और बी ने जो ए से खरीदा वो इनपुट है। दोबारा सुन लो, मैं बी हूं, मैंने खरीदा, उस पर जो टैक्स दिया वो इनपुट, जिसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। और मैं बेचूंगा तो जो टैक्स मैं लूंगा वो आउटपुट। तो जरा बताओ आउटपुट टैक्स एक्साइज का कितना है? 350। बोलो है ना? और वेट का कितना है? 385, 385। सेकेंड एरा में हमारा आउटपुट टैक्स ये हो गया बेटा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको बोलते हैं जो हमने खरीदा। अब खरीदने पे बताओ बी ने क्या दिया? 588 दिया था ना, लेकिन 588 का ब्रेकअप यहाँ पे है ना, कितना कितना जरा बताओ देख के। एक्साइज 280, देखो एक्साइज में से एक्साइज लेस कर दो, 280, और कितना? 3,08,000। यानी मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुने। आदि समझ आ रहा है बेटा? पक्का? दिपेश, हमेशा सबको समझ आ रहा है ना? जहां समझ ना आए बिल्कुल रोक देना, एक क्लास दो क्लास फालतू लग जाए, कोई आपत्ति नहीं आ रही। हाँ बेटा बोलो। मैं मैं बताता हूँ। तुम ये बताओ पहले, सेकेंड एरा में ये टैक्स लगाना आ गया यहाँ पे? बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। बी अगर किसी को माल बेचेगा, और बेचेगा तो देखो कौन कौन से टैक्स लेगा, एक्साइज ये लेगा और वेट ये लेगा। तो देखो ये कहलाएगा आउटपुट टैक्स। देखो ये आउटपुट टैक्स आ गया। ठीक है बच्चे? अब बी ने जब ऐसे खरीदा तो कौन कौन से टैक्स दिए बेटा? ये एक्साइज दिया और ये दिया। बोलो बात समझ? तो मैंने क्या किया, एक्साइज में से एक्साइज माइनस किया और बेट में से बेट माइनस किया। इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब बताओ मेरे पास कितने पैसे फालतू बचे है बेटे? और ये, अब ये क्या होगा? टू बी पेड टू गवर्नमेंट्स। बताओ ये वाला कौन सी गवर्नमेंट को दूंगा? और ये वाली स्टेट, जिस स्टेट से माल बिका। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो देखा आपने, सेकंड एरा में आते आते माल थोड़ा सस्ता होने लगा। तो इस टैक्स में क्या कमी थी? सही तो था, सही तो था ही ना? बोलो है ना? तो फिर ऐसी क्या आफत आ गई ना? हाँ विद इन स्टेट। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, ऐसी क्या आफत आ गई जो सरकार उतावली हुई कि हम तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लेंगे? क्या इस कानून में कोई कमी नजर आ रही है? बहुत माइन्यूटली देखना। वो तो तब भी देना है, अब भी देना है। अभी इसमें कोई कमी है तब जाके थर्ड एरा में हम कह सकते हैं वाह आनंद आ गया साहब, अब सही हो गया। जरा माइन्यूटली ढूंढो। हाँ कैसे? किसने बोला अभी? हाँ कैसे प्रवास? कैसे हो रहा है बताओ? बिल्कुल सही हो आप। एक्साइज पर क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। देखो 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 देखो, सर सेकंड युग में जब टैक्स लगाया तो इस अमाउंट पर आपने लगाया है सर। सर इस अमाउंट पर लगाया आपने। इस अमाउंट पर कितना था बेटा ये? ठीक है। तो आपने जो सर सेकंड एरा में टैक्स लगाया वो इस पे लगाया है सर, इस पे।
तो एक्साइज पे बेट लग रहा है, ये गलत है सर। एक्साइज पे बेट क्यों लगा रहे हो, ये भी तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो बस अब जो 1 जुलाई 2017 से हुआ वो क्या हुआ, अब मैं दोनों कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। अब मैं सेकंड एरा और थर्ड एरा दोनों में लेके चल रहा हूं आपको। यहाँ सेकंड एरा ले रहा हूं, या अब थर्ड एरा जो हमारा चल रहा है उसकी बात हो रही है। मान लो मैंने 1 लाख का माल बेचा, ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी चीज और करा देता हूं, जरा बताओ, या चलो कोई नहीं बाद में ले लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, और कौन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का नाम बताओ क्या है। एक्साइज ड्यूटी मान लो 10% है, कितना हो गया बेटा। अब वेट कौन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट, बोलो है ना, वो भी 10%। कितने का फाइनल प्राइस हुआ, 1.21। अगर थर्ड की बात करूं तो सेल प्राइस कितना है, 1 लाख। इसी पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, इसी पर स्टेट गवर्नमेंट लेगी, मान लो 10% है, तो ये भी 10,000 हुआ, ये भी 10,000 हुआ। खरीदने वाले को कितने का पड़ा, 1 पीस का। अब बताओ कितने रुपए और सस्ता हो गया माल, है जी, 1,000 रुपए और सस्ता हो गया हमारा माल। अब बताओ कौन सा बेस्ट है भाई। बस अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां से और यहां पर ले जाने में क्या चेंज हुआ। अगर आपने मुझे बहुत मन से समझा था तो 1 मिनट लगेगा। अब मैं स्विच कर रहा हूं किसमें, एक्साइज वगैरह से जीएसटी में जा रहा हूं, और अब पूरी जिंदगी अब आपसे जीएसटी जीएसटी बोलूंगा, ठीक है। बहुत हो गया एक्साइज। अब आ जाते हैं, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स बताओ कौन कौन से थे। एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, किसके थे बेटा ये, बस इसका नाम हो गया CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए अब दूसरा कौन सा था भाई, स्टेट गवर्नमेंट की बताओ। सेल टैक्स, वेट, एंटरटेनमेंट टैक्स और बहुत सारे टैक्स, ये किसके हैं, स्टेट गवर्नमेंट। इसका नाम क्या हो गया बेटा, SGST। अब बताओ, इंटर स्टेट होता था माल, इंटर स्टेट सेल जो थी उस पर हम क्या लगाते थे, CST, है ना। ये हो गया आपका IGST, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटर स्टेट पे क्या लगेगा, IGST। बेटा माइक प्लीज बंद रखो, ठीक है। IGST, तो अब इसका मतलब अगर आज की डेट में इनवॉइस काटा जाए तो दो तरीके के इनवॉइस हो सकते हैं बेटा। अब मान लो मैं किसी दुकान पे माल खरीदने पहुंचा और मैंने क्या किया, एक माल खरीदा इंट्रा और एक खरीदा इंटर, तो इनवॉइस कैसे कटेगा मैं आपको वो बताने जा रहा हूं बेटा। इनवॉइस कैसे कटेगा अब ये देखना है, देखो जरा ध्यान से। मैंने अगर विद इन दिल्ली मान लो माल बेचा, कितने का, 1 लाख का, तो विद इन दिल्ली है, दोनों सरकार टैक्स लगाएंगी, एक CGST लगेगा और एक, और मान लो 9% रेट है, तो कितना हो गया बेटा, यानी कि जो खरीदने वाला है उसकी जेब से कितना जाएगा, पक्का, ठीक है। तो जरा बताओ ये वाला टैक्स किसे मिला, और ये दिल्ली गवर्नमेंट, एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहीं पर दूसरी, अगर यही इंटरेस्ट रेट होता तो क्या होता, तो सीधा IGST लगता 18%। कितना हो गया मेरे बच्चे। अब इसमें क्या होता है, IGST में ये सारे पैसे, ये जो GST है, IGST डिपॉजिट किसको करेगा, डिपॉजिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 50% सेल्फ रखती है और 50% टू द स्टेट गवर्नमेंट वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड।
अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिमाग में उठा के कि सर अभी तो आपने हमें बताया था कि सीएसटी दिल्ली से माल गया था मुंबई तो दिल्ली गवर्नमेंट को मिला और जीएसटी में अब यही मुंबई गवर्नमेंट को मिलेगा। तो पहले सप्लाइंग स्टेट को टैक्स मिलता था, अब किसे मिल रहा है? कंज्यूमिंग स्टेट को। अब आराम से सोच के बताओ, मैं यूपी का बंदा हूं या मैं दिल्ली का हूं और मैं यूपी से माल खरीद के ला रहा हूं, तो मैं कहां कंज्यूम करूंगा उसे? दिल्ली में। टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया? मेरे ऊपर। और मैं कहां का व्यक्ति हूं? दिल्ली का। तो जो मैंने टैक्स दिया उसका डेवलपमेंट बताओ यूपी में होना चाहिए दिल्ली में होना चाहिए? अब बताइए कौन सा लॉजिकल है, पहले वाला लो या अब वाला? तो सरकार कह रही है भाई जिस स्टेट के बंदे ने भुगता उसी स्टेट को हम एडवांटेज देंगे, बात ही खत्म हो गई। बोले एकदम क्लियर है कि नहीं है? एकदम समझ आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए प्लीज, यहां तक अभी तक कुछ भी डाउट है? ये सिर्फ हिस्ट्री चलाई थी मैंने और कुछ नहीं, और अभी भी हिस्ट्री चलेगी थोड़ी सी। हाँ, पहले दिल्ली से माल बिकता था तो दिल्ली गवर्नमेंट को यानी जो सप्लाइंग स्टेट थी उसे टैक्स मिलता था। अब सरकार कह रही है नहीं जी, जिस स्टेट का बंदा कंज्यूम करेगा वो टैक्स उस स्टेट को मिलेगा। तो इसका मतलब मैंने दिल्ली से मुंबई माल भेजा तो अभी पहले क्या होता था, दिल्ली सरकार को टैक्स मिलता था, अब वही टैक्स किसे मिलेगा? मुंबई सरकार को, मतलब महाराष्ट्र सरकार को मिलेगा। क्लियर है? तो कंज्यूमिंग स्टेट को, इसको एक नाम और कहते हैं मेरे बच्चों, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं, यानी जहां की डेस्टिनेशन थी उसी स्टेट को मिलेगा। ठीक है? और अभी अभी तो देखते जाओ अब किस तरीके से टैक्स का चलेगा हिसाब। पैसे निकाल के दिखाएंगे, देखो यहाँ से कैसे पैसे निकले और कैसे यहाँ गए, सारा सिस्टम बताऊंगा। वो शायद आज ना पाए क्योंकि बहुत अभी खींचना है हमें, बहुत समझना है। यहां तक कोई भी चीज ऐसी है जो आपको जरा सी भी टेंशन देगी गई? आदि एकदम क्लियर? अर्थ? चिराग? बढ़िया? दीपांश? हाँ जी? हर्षित भैया? दीपेश? पीछे? क्रिस? प्रवास? प्रवास तो हमारा सुपरस्टार वैसे ही चल रहा है। गर्वित? मोड बेट से ही बेट बना, यानी क्या होता था, दोबारा सुन ले, बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने 100 रुपए का माल खरीदा और 10 रुपए टैक्स दिया। अब यही माल मैं बेच रहा हूँ 150 में, तो बता मैंने कितनी वैल्यू एडिशन की? 50 रुपया। और 150 पे 10% से फिर टैक्स ले लिया मैंने, तो 15 रुपया टैक्स आया मेरे पास, दैट इज आउटपुट टैक्स, क्योंकि बेचने पर आया। और 10 में जो दे के आया वो इनपुट टैक्स। तो सरकार कहती थी पहले जब 1 मार्च 1986 में आए कि जो 15 रुपए आए ना उसमें से 10 काट लो आप, तो पहले से मोड बेट बोलती थी, फिर इसको ही सेंट्रल एक्साइज मतलब सेंबेट बोला, और इसी को अब आज की डेट में आईटीसी बोल रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं? बात समझ आ रही है? बढ़िया से। अब हम देखेंगे भाई साहब, हमने समझ लिया कि भाई सेंट्रल वाले सारे सीजीएसटी हो गए, स्टेट वाले एसजीएसटी हो गए, इंटर स्टेट वाले आईजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी वाले यूटीजीएसटी। यूनियन टेरिटरी वाले क्या होंगे? यूटीजीएसटी। बात क्लियर है? अब हम देखेंगे सर कि ये जीएसटी गए, देखो अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होंगी। अब राजनीतिक दखल शुरू होंगे, मोदी जी भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, ध्यान से देखना किस किस ने क्या क्या चालाकी की, और तब जाके हमारा ये जीएसटी आया, ऐसे ही नहीं आया। चलिए लिखिए, मेरे साथ लिखना शुरू करें। एक कमेटी थी जिसका नाम था केलकर कमेटी। इसका गठन हुआ 2004 में। डॉक्टर विजय केलकर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और इंजीनियर भी थे। इंजीनियरिंग करने के बाद इकोनॉमिस्ट बने। लंदन, वो कौन सा इकोनॉमिक्स है, लंदन स्कूल है, कौन सा क्या बोलते हैं उसे, लंदन बिजनेस स्कूल है, कौन सा इकोनॉमिक्स का टॉप कॉलेज है, वहां से इन्होंने किया हुआ था। तो ये इतने इंटेलिजेंट थे, टचवुड, बड़े अच्छे इंसान थे। इन्होंने टैक्स में बड़े सारे रिफॉर्म्स लेके आए और इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि भैया ऐसा करो, देश में क्या लेके आओ? जीएसटी। अब ओमिशा के एक सवाल का जवाब मिलेगा कि सर 1994 से लेके 30 जून 2017 तक इन्हें सर्विस टैक्स एक्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला। मेरे बच्चे 2004 में डिसाइड हो गया कि हम जीएसटी लाएंगे, तो जैसे ये बनाना शुरू करते तब तक डिसाइड कर लिया इन्होंने, तो इसलिए इन्होंने कहा इसे साइड रखो, 97 से काम चल रहा है ना, चलाते रहो। अब देखिए हुआ क्या, बताओ 2004 में किसकी सरकार थी और कौन प्रधानमंत्री थे? हैं? मनमोहन सिंह। 2004 से 14 तक रहे थे, 10 साल। और बेटा जी 2006 के बजट में क्या हुआ था? बजट स्पीच देता ना फाइनेंस मिनिस्टर, अभी भी जैसे देखा ना आपने, बजट पार्लियामेंट में देते हैं। 2006 में
एक सेकंड जरा, डेट्स थोड़ी सी मैं लिख के लाया हूं ताकि तुम लोगों को गलत ना हो जाए डेट। 2006 बजट, उस समय आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, और ऐसे महान फाइनेंस मिनिस्टर, आप हंसेंगे अभी, इन्होंने अपनी इनकम में एग्रीकल्चर इनकम दिखाई 20 करोड़ रुपया। और जानते हैं 20 करोड़ रुपए कैसे कमाए थे इन्होंने? घर में गमले होते ना, गमले में गोभी उगाकर 20 करोड़ रुपए गोभी उगा के कमा सकता है कोई? इनकी इतनी मजाक उड़ी थी उस समय, तो मैंने आधे घंटे का लेक्चर दिया था इनके ऊपर, उस क्लास में रिकॉर्डिंग हो तो दिखाऊंगा अभी तुम्हें, कि भाई साहब कलाकारी देखो, कि आपके घर कितना बड़ा घर है भाई तुम्हारा, कितने तुम्हारे गमले में 20 करोड़ का गोभी उगा दिया तुमने। तो इसका मतलब ब्लैक मनी को ऐसे वाइट करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी पी चिदम्बरम साहब की एक क्वालिटी है जो मैं हमेशा तारीफ करूंगा, इनकम टैक्स में बार बार आएंगे, इन्होंने भाई साहब माता पिता को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं। ये अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, ये बात मैं बड़े प्यार से कह सकता हूं। और देखिए, माँ बाप को जो मानता है उसके सारे पाप वैसे ही गुना माफ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या किया। कांग्रेस सरकार थी उस समय, बजट कब आता था मेरे बच्चे? और 28 फरवरी 2006 को डिसाइड हुआ कि हम जीएसटी ले आएंगे 1/4/2010 को। लेकिन जीएसटी आया कब? 1/7/2017। कितने साल बाद? लगभग 7 इयर्स लेटर इस डेट को एप्लीकेबल हुआ ना। अब मुझे बता सकते हो यहां से यहां तक के जो ये 7 साल हैं ये क्यों लग गए? हुआ क्या था, कांग्रेस की सरकार थी तो चिदम्बरम साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि जीएसटी लाना है। तो बजट 2006 में इन्होंने बोल दिया कि हम 1 अप्रैल 2010 से क्या ले आएंगे? जीएसटी ले आएंगे। और इन्होंने बहुत कोशिश की, जीएसटी नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? और 1 अप्रैल 2000 1 जुलाई 2017 क्यों आई है बेटे? नहीं सर, ये लिख रहा हूं मैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस। आप मोदी जी की पुरानी क्लिप उठा के देख लेना, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज्यादा विरोध इसी व्यक्ति ने किया था कि मैं जीएसटी नहीं लगने दूंगा। और 2017 यानी जैसे प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने सबसे पहले क्या किया? जीएसटी के पीछे ही हाथ धो के पड़ गए कि मैं तो अब जीएसटी ला के रहूंगा। ऐसी पलटी क्यों मारी गई? भाई जो आदमी मुख्यमंत्री था तब तक कह रहा है मैं जीएसटी नहीं आने दूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, और प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जीएसटी लाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कभी मोदी जी का, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय का भाषण सुने तो वो मालूम कैसे बोलते थे? मेरे प्रदेश के 6 करोड़ गुजरात वासियों। इसका मतलब वो व्यक्ति सिर्फ किसके लिए सोचता था? और जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो पहला भाषण याद करो, मेरे देश के 1.25 करोड़ देशवासियों। स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी में नुकसान हो रहा था, क्योंकि स्टेट को बहुत सारे टैक्स आ रहे थे, वो एक टैक्स बन रहा था जाके। तो मोदी जी उस समय अपने स्टेट की सोच रहे थे, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो जीएसटी लाके हर कंज्यूमर का, देखो मैंने आपके सामने 1,000 रुपए का बहुत छोटे लेवल पे फायदा कराया, करोड़ हजारों करोड़ में जाओगे तो ये हजारों करोड़ में पहुंच जाएगा। ये तो देश के हित में था। इसे बोलते हैं ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी ये कहती है जैसी सिचुएशन वैसा डिसीजन। मोदी जी ने कमर कस ली कि मैं क्या लाके रहूंगा? जीएसटी। अच्छा, पहले कौन लाना चाहता था जीएसटी? कांग्रेस। फिर कौन लाना चाहती थी? बीजेपी। पहले लाना चाहती थी यूपीए, अब कौन लाना चाहती है? एनडीए। अब देखिए क्या हुआ, मोदी जी के शपथ ग्रहण से चलते हैं सीधा। एनडीए का मतलब बीजेपी। बताइए साहब, मोदी पीएम किस स्टेट को बने, किसी को याद है? शपथ ग्रहण समारोह कब लिया था? 2014 में।
26 मई 2014 इस डेट को हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और इसके कुछ दिनों बाद ही 19 दिसंबर 2014 को जीएसटी रख दिया कहां पर? पार्लियामेंट में। ठीक है। जीएसटी डबल इंजन सरकार था, स्टेट और सेंट्रल दोनों का। इसको हम बोलते हैं डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी। अब यूनियन लिस्ट में सिर्फ कौन से मैटर हैं और उस पर कौन सी गवर्नमेंट लॉ बना सकती है बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट लिस्ट में बेटा? और कौन करेंट में? अब इनको ज्वाइंट पावर देनी थी, तो इसका मतलब कौन करेंट लिस्ट में पावर दे सकते थे, उसी को लेके चल सकते थे? नहीं, इन्होंने क्या किया साहब, लिखो, एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट किया, टू 46A, joints power given to CG and SG। सर, आपको एक नया आर्टिकल लाने की जरूरत क्या थी? आप कॉन्करेंट लिस्ट में ही ज्वाइंट पावर दे देते, थी ना ज्वाइंट पावर, भाई दोनों मिलके बना सकते थे लो या नहीं बना सकते थे? सर मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स रिलेटेड मैटर ही नहीं है, टैक्स रिलेटेड मैटर अवेलेबल ही नहीं है, एंट्री नहीं है उसकी कोई। तो टैक्स तो दो ही सरकार लगाती थी, या तो सेंट्रल या स्टेट। सेंट्रल को यूनियन लिस्ट में पावर दे दी और स्टेट को स्टेट लिस्ट में। अब अगर ये उसे अमेंड करते कॉन्करेंट लिस्ट को, तो फिर बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती। उन्होंने कहा उसको वहीं रहने दो, उसे कुछ मत करो, एक नया आर्टिकल बनाओ 246 से, और उसमें ज्वाइंट पावर दे दो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? जीएसटी बनाएंगी। बोलो एकदम बात क्लियर है कि नहीं? तो क्यों लाए नया? ज्वाइंट पावर्स देने के लिए। ठीक है सर, ज्वाइंट पावर दी, 246 ए बना, ड्राफ्टिंग हुई, सब कुछ हुआ, और ड्राफ्टिंग होने के बाद अब इसे हमें कहां रखना पड़ेगा? पार्लियामेंट में। अब देखो जीएसटी पास कैसे हुआ। जीएसटी पास 246 से अमेंडमेंट था। जब हम अमेंडमेंट करते हैं तो उसका कोई ना कोई नंबर होता है, तो इसका नंबर था 122 अमेंडमेंट। लोकसभा में रखा गया बेटा, और किस डेट को? 6 मई 2015 में। पहले इन्होंने बात की इस डेट को, जीएसटी को पहली बार रखा, उसके बाद सारे कुछ चेंज कर करू के सारी चीजें एकदम फाइनल बिल जो रखा, वो अब कब रखा? इस डेट को। इस डेट को कहां रखा? लोकसभा में। और लोकसभा में इस डेट को, बल्कि रखा नहीं, इस डेट को पास हो गया। रखा था, देखो रखा कब था, ये देखो इस डेट को रखा था, कहां गया भाई? अरे लिखी थी ना, इस डेट को। फिर लोगों के सुझाव आए होंगे, वो सुझाव इनकॉर्पोरेट किए होंगे, और फाइनली लोकसभा ने किस डेट को पास कर दिया? इस डेट को पास कर दिया। ठीक है जी। अब बताइए, देश में कोई कानून लगना है केवल लोकसभा से पास हो जाएगा? कहां लेके जाना पड़ेगा? और राज्यसभा में ये जब पास हुआ उस समय 101वां अमेंडमेंट था, 101वां अमेंडमेंट था, 101वां अमेंडमेंट राज्यसभा, और ये पास हुआ 3 अगस्त 2016। 3 अगस्त 2016। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यहां पर इस डेट को पास हो गया, इस डेट को पास हो गया, इस डेट को पास हो गया। जरा बताना, यहां तुरंत पास हो गया, तुरंत, क्या रीजन रहा होगा तुरंत पास होने का? 335 सीट थी, 272 पे मेजोरिटी थी, हो गया तुरंत पास। राज्यसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं थी। जरा देखना कितना टाइम लग गया यहां से यहां तक पास होने में बेटा।
यहां मेजोरिटी थी कांग्रेस की। और भाई साहब, कांग्रेस से यहां पास कराना छोटा काम तो नहीं होगा। जब तुम पहले विरोध कर रहे थे तो वो विरोध करेगी। जानते हैं, हमारे देश में दो भगवान थे जिनको बहुत माना गया। एक राम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और दूसरे कृष्ण भगवान। आप दोनों में से ज्यादा कलाकार किसे समझते हो? राम भगवान तो बड़े सीधे साधे, बड़े प्यारे से थे। 14-15 कलाओं में निपुण थे, ये 27 कलाओं में निपुण थे। इनकी सोच है साम दाम दंड भेद, काम होना चाहिए। सेम मोदी जी की सोच, बोले कुछ भी हो काम होना चाहिए। अब जरा बताओ, यहां तो तुरंत आपने पास करा लिया क्योंकि सारे लोग तुम्हारे ही बैठे थे। यहां तुम्हारे नहीं बैठे थे, तो यहाँ पे पास कराने के पीछे क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, जरा दिमाग लगाओ। और मैं भी गैस करूंगा, मुझे कंफर्मिटी नहीं पता, सिर्फ गैस करके आपको बता रहा हूं। आप गैस करोगे क्या हुआ होगा कि राज्यसभा से भी इन्होंने पास करा लिया, जो 1.25 साल लग गया पास कराने में। अरे वाह बेटे, शाबाश। अंदर की बात गुप्त सूत्रों से पता चला। सुनो क्या, आपने सुना है प्रियंका गांधी के हस्बैंड का नाम क्या है? रॉबर्ट वाड्रा। जरा बताना, लास्ट आपने न्यूज में रॉबर्ट वाड्रा का नाम कब सुना था? 10 साल पहले। उससे पहले रोज आता था, और मानो क्या चिड़ बना दी थी उसकी, 2G 3G जीजा जी। याद है, नेशनल जीजा जी बोला करते थे इनको। रॉबर्ट वाड्रा पे इतने केस हैं भाई साहब कि अगर ईमानदारी से पकड़ा जाए तो इसकी पूरी जिंदगी जेल में जाएगी। तो बताइए, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने कंप्रोमाइज किया होगा या नहीं किया होगा रॉबर्ट वाड्रा के लिए? और भाई साहब, जीएसटी बिल के बाद मैंने एक बार भी नाम नहीं सुना रॉबर्ट वाड्रा का। ये मेरा गैस है भाई साहब, कैसा हुआ होगा। हो गया लो पास। अब जानते हैं, लो पास हो जाता है तो इसके बाद इसका हर स्टेट की असेंबली में रेटिफाई कराना होता है, ऐसे मतलब पास करना होता है। सबसे पहले जानते हैं कहां पास हुआ? 12 अगस्त को 2016 को आसाम असेंबली में पास हुआ, सिर्फ 9 दिन बाद। अब सवाल ये उठता है कि सर, ये मोदी जी, देखो कई स्टेट में इनकी सरकार थी, एक में थोड़ी ना, कई स्टेट में सरकार थी, रात तो 20 स्टेट से ऊपर सरकार है इनकी। तो जिस सरकार को बोलेंगे वो पास करेगा। लेकिन सबसे पहले आसाम से कराया था। उस समय मोदी जी की केवल 2 सीट थी आसाम में। इनकी आसाम में जो हेमंत विश्व शर्मा थे, उनके साथ कोलाबरेशन था। अब तो बीजेपी में ही है वो, तो बीजेपी की पूरी हो गई। सबसे पहले आसाम से कराने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, दिमाग लगाओ कि आसाम से सबसे पहले पास कराया। पॉलिटिकल ऐसी थोड़ा ना चीजें होती हैं, दिमाग लगाया जाता है कि पहले आसाम से कराएंगे। नहीं, माइनॉरिटी नहीं। अच्छा, हमारे देश में पिछले स्टेट्स कौन से आते हैं? उड़ीसा हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न, उनमें आसाम थोड़ा ठीक है? बोलो हाँ, है ना? तो सबसे पहले किससे करवाया गया? आसाम से। ये दिखाने के लिए कि देखो, पिछला स्टेट पास कर रहा है, शर्म कर लो, तुम सब भी पास करो। और फिर धड़ाधड़ जैसे इसने पास किया, सबने पास करना शुरू कर दिया। और ये डेट क्या थी? 12 अगस्त। पक्का? अब जाके गाड़ी अटकी मालूम है कहां पर? मुझे शर्म आती है कहते हुए कि ये आदमी, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो था, आईआईटीएन था। और आईआईटीएन मतलब, देखिए आईआईटी में भी बहुत ब्रांचें होती हैं। आज की डेट में आईआईटी कंप्यूटर साइंस से करने वाले को सुपरस्टार माना जाता है। बाकी ठीक है, आईआईटी क्लियर किया तो बड़ी बात तो है ही, पर इतनी बड़ी बात नहीं जितनी हाइप क्रिएट करता था। उसके बाद ये असिस्टेंट कमिश्नर रहा इनकम टैक्स में, और टैक्स की बात को ये नहीं समझ रहा। इसे पता है कि जीएसटी लगेगी तो पब्लिक को लाभ मिलेगा, आराम मिलेगा। इस बंदे ने जीएसटी को अपने यहाँ रेटिफाई नहीं करने दिया। लास्ट डेट क्या थी? 30 जून। और जैसे ही पूरे हिंदुस्तान के 50% से ऊपर स्टेट रेटिफाई कर दें, बाकी कोई करे ना करे, कानून बन जाता है, लग जाता है। सारे स्टेट धड़ाधड़ पास करे जा रहे थे। इसने क्या किया, 30 जून से 2-3 दिन पहले ही अपने स्टेट में पास कर दिया। इसे समझ आ गया कि भाई साहब, मेरे विरोध का कोई फायदा नहीं है। ये समझदार था, इसने पास कर दिया। अब ना समझ कौन था पता है आपको?
यहां पास हुआ है जीएसटी लगने के बाद। और जानते हो उस समय बीजेपी के कोलाबोरेशन में सरकार थी महबूबा मुफ्ती की। मोदी जी चाहते एक फोन करते, ये महबूबा जी क्यों नहीं पास कर रहे हो, मोदी जी ने कोई फोन नहीं किया, कोई प्रेशर नहीं दिया। सॉरी 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 बेटा, 17 होगा, सॉरी गलत लिख गया, 17 8 जुलाई 2000 आसाम का, वो तो सही है 2016 ही होगा, अगस्त है ना वो। अब देखिए क्या हुआ महबूबा मुफ्ती के ऊपर। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने बताना है मुझे कि महबूबा मुफ्ती की मजबूरी हुई जीएसटी पास करना या उसने प्रेशर में पास किया। मैं आपके सामने सिचुएशन रखूंगा, आप जज करके बताना कि मजबूरी में आया या प्रेशर में आया। पास तो यहां भी हुआ है, पूरे इंडिया में पास हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कानून थे और हैं जो आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं लगते थे, अब सब जगह लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 370 हट गया। 370 था क्या पता है किसी को? जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी कानून लगेगा तो वहां के राजा से परमिशन ली जाएगी। ये जब संविधान बना था तब, उस समय राजा हरि सिंह थे, उन महान बाबू की वजह से ये मामला बीच में डिस्प्यूट में रह गया। और राजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय, मतलब राजा हुआ करते थे। और उनके राजा के जो प्रधानमंत्री थे वो जो शेख अब्दुल्ला फैमिली सुनी है आपने, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनके दादाजी शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला जो थे वो प्रधानमंत्री थे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो राजा हरि सिंह ने कहा था कि हम इंडिया मिलना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ स्वायत्तता चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो आर्टिकल 370 ये हमारे जो शेख साहब थे इन्होंने ऐड करवाया। और उसमें क्या क्या डलवाया, जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन 6 साल बाद हुआ करेगा जबकि पूरे इंडिया में 5 साल बाद होता था। जम्मू एंड कश्मीर की लड़की अगर पाकिस्तान से शादी करेगी किसी लड़के तो उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान के से करेगी तो नागरिकता चली जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन फ्लैग को जलाना, आग लगाना, बेइज्जती करना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें उसमें लिखी हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर के बाहर का जगह नहीं खरीद पाएगा, ये होने चाहिए कानून। इससे क्या हुआ, तुम्हारा जो स्टेट है वो गरीब का गरीब बना रहेगा। भाई साहब मैं वो एक था क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने बोला कि जब आप 370 की बात करोगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। और देख लो 370 लगा, कुछ ना कर पाए। हटा कि नहीं हटा 370? देखो आर्टिकल 370 मूवी कुछ, ये 5 अगस्त, ईयर कौन सा था, 2019 था क्या? 5 अगस्त थी, ये तो डेट पता है मुझे। वो हटा दिया उन्होंने, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कर लो क्या कर लोगे आप। ठीक है, तो अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में आपने मुझे बताना है कि साहब ये इसकी मजबूरी थी या ये प्रेशर में हुआ, जरा बताओ। जम्मू एंड कश्मीर से बाहर से, ध्यान सुना, पूरे देश में क्या लग चुका है, तो जम्मू एंड कश्मीर का व्यक्ति कोई माल खरीदेगा तो जीएसटी का बिल मिलेगा उसे। और यहां पर क्या था तब, एक्साइज और वैट। अब ये लगाएंगे उस पर एक्साइज और वैट, तो जिसने जीएसटी दी अब उसका क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। तो स्थिति वही हो गई ना, ये वाली देखो, ये वाली, ये वाली 33,88,000 पड़ेगा जबकि यहां इसकी कीमत 28 लाख पड़ रही थी। रेट का फर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो दोस्त हुआ क्या कि जीएसटी लग के माल आएगा, 100 रुपए का माल 10 रुपए जीएसटी, तो 110 ही रहेगा। सामने वाले को आप 100 में नहीं बेच सकते क्योंकि क्रेडिट मिलना नहीं है। अब बताओ 110 पे एक्साइज और बैट लगा, महंगा हो गया आइटम। और सोचो अगर यहां से बेचेगा तो खरीदने वाला क्या क्या पे करके खरीदेगा ये, यानी कौन सा माल लग के आया, एक्साइज और बैट। और बताइए यहां पर नो एक्साइज और नो बैट, तो यहां क्रेडिट नहीं मिलेगा इस स्टेट में। देखो खरीदते वक्त जीएसटी लग के माल आया तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कोई क्रेडिट नहीं मिला। अब अगर जम्मू एंड कश्मीर में बेचोगे तो भी एक्साइज बैट लगी, तो जीएसटी के ऊपर एक्साइज बैट लग गया। आदि समझ आ रहा है बेटा? और फिर देखो उनको महंगा पड़ा क्योंकि जीएसटी क्रेडिट नहीं मिला। और सोचो जम्मू एंड कश्मीर से कोई और स्टेट खरीदे तो पहले वाले जीएसटी का क्रेडिट नहीं, एक्साइज बैट का भी क्रेडिट नहीं, बताओ कितना महंगा हो जाएगा। तो जरा बताना यहां पर इस वाले माल को कोई खरीदता है इनसे? कोई और स्टेट का माल खरीदता है भैया, इतना टैक्स हम क्यों दें, तो ये तो वैसे ही भारोगे इसका, ये सेल नहीं कर पाएंगे।
और अगर ये परचेज करेंगे तो इनके साथ बताओ अनड्यू हार्ड से फेंके नहीं, इन्हें महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो सरकार हमारी भले के लिए कि हमारी बैंड बजाने के लिए? बोलो है ना? अब बताओ, अब इसने क्या किया, उसे समझ आ गया कि भाई क्या लगा दूं, जीएसटी सलाहकार ने किसी सलाह दी होगी कि भाई ये नुकसान हो जाएगा, लगा जीएसटी, जीएसटी लगा दी। अब बताओ ये जीएसटी इसकी मजबूरी थी या प्रेशर में लगी? सोच के बताना। क्यों मजबूरी थी? सर, सर ये कुएं के मेंढक बन के रह जाते, हम वही फुदकते रहते, ऐसे 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 थे, ना कोई इनसे खरीदता ना कोई इनको, मतलब बेचना तो हर कोई चाहता पर खरीदता कोई इनसे नहीं, तो इनका डेवलपमेंट कैसे होता? अब बात समझ आई, इनकी मजबूरी बन गई। और जानते हैं मोदी में यही क्वालिटी है, वो ये क्रिएट करते हैं सामने वाले के लिए इसके अगेंस्ट माहौल हो जाए। और देखो फिर बाद में महबूबा मुफ्ती से समर्थन वापस लिया, 370 राष्ट्रपति शासन लगाया, फिर कैसे करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। जानते देश को ऐसे ही शासक की जरूरत है। मैं कह रहा हूं योगी जी बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने चाहिए, पर उनके साथ एक समझदार व्यक्ति का होना जरूरी है बस। चाहे तो मुझे ले सकते क्योंकि योगी जी का जो जज्बा है ना वो अलग ही है, उनके साथ एक समझदार व्यक्ति आ जाए जिनसे सारे कानून उनकी पहचान हो। अब पता है आपको इस समय हमारे पास से पश्चिम बंगाल ऑलमोस्ट जा चुका है, केरल खत्म हो चुका है, क्या वापस आ सकता है? मैं बताता हूँ कैसे आएगा, बड़े आराम से आए। उसको भी तोड़िए, यूनियन टेरिटरी बनाइए, और ऐसे यूनियन टेरिटरी बनाइए जहां देशभक्तों की संख्या ज्यादा हो, तो सीट उस एरिया को ज्यादा दीजिए आप, और जहां देश विरोधी लोग हैं उनको सीट कम कर दीजिए। तो इलेक्शन जीत के आएंगे तो देशभक्ति वाले लोग आएंगे, अपने आप ये कटते चले जाएंगे सारे के सारे। और पश्चिम बंगाल के कम से कम 3 टुकड़े होने जरूरी है, सेम केरला के। देश में जानते हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है जब हमारे झंडे के साथ गलत होता है यार। पाकिस्तान जिंदाबाद करते हो तुम यार, मतलब मेरा उसी समय मन करता है टीवी में घुसूं और 5-7 को ऐसे ही मार दूं। क्या बदतमीजी है यार तुम, अरे अपने देश में देश की बात करो यार। हैं? चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। बस अभी 10 मिनट और लूंगा, एक और खेल कलाकारी दिखाता हूँ आपको, इसके बाद आज की क्लास समाप्त। सो सही चल रहा है ना? आवाज में दम नहीं आ रहा है यार। अच्छा चलिए अब देखिए, अब बात आती है कि सर ये जीएसटी कानून बनाना था तो ऐसे ही बन जाएगा, कोई बॉडी नहीं चाहिए इसके लिए? यस सर। तो एक बॉडी बनी, उसका नाम था जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, इसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। अरुण जेटली। डिसीजन बाय मेजोरिटी 75%। अब मेरी बात ध्यान सुनना मेरे बच्चों, आप सुनते होंगे जीएसटी की ये वाली मीटिंग हुई थी इसमें ये हुआ, जीएसटी की ये वाली मीटिंग हुई इसमें ये हुआ, आता है ना न्यूज में। तो इसमें होते कौन है? इसमें एक तो देश का फाइनेंस मिनिस्टर, इस समय निर्मला ताई है। टोटल 33 मेंबर होते हैं इसमें, 33। दो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और 31 होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। सर स्टेट कितने? 28। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 3। वैसे तो 8 है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी जिनमें असेंबली है, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, 3 हो गई ना जिनमें स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं। बोलो है ना? तो ऐसे करके टोटल 33 मेंबर हैं। अब बात आती है इनकी वोटिंग राइट क्या है, वो वेटेड है। 1/3 वोटिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 2/3 है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर। अब जरा बताओ 2/3 का मतलब 66.67 कर दूं, और डिवाइड बाय कितने लोग? 31। अब जरा बताओ एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी को कितना परसेंट मिला, कैलकुलेट करके बताओ। 2.15, एक स्टेट गवर्नमेंट को इतना परसेंट वोट करने का राइट है।
तो अगर कोई कानून बनना है तो पहले वो जीएसटी के सामने रखा जाएगा। जीएसटी में कौन कौन होता है? एक तो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर देश का, और हर स्टेट का भी फाइनेंस मिनिस्टर, ये मेंबर होते हैं इसके। ये क्या करते थे? कोई प्रस्ताव पारित हुआ, उसे लेके अपने स्टेट में जाते थे, फिर उसे प्रैक्टिकल क्रियान्वित करने की कोशिश करते थे, फिर जो प्रॉस एंड कॉइन्स होते थे वो आके जीएसटी काउंसिल को बताते थे, और जीएसटी काउंसिल उसको अकॉर्डिंगली अपडेट करके फिर मीटिंग में पास करती थी, बोले ये चीज होगी। और फिर जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड करती थी, सरकार उसी को कानून बना देती थी। जीएसटी काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, मतलब लागू करवाने का अधिकार नहीं है, बना देगी, रिकमेंड कर देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इसे क्या करेगी? कानून बना देगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अब बताइए, कोई भी कानून बनाना है तो यहां से 75% वोटिंग अगर आ जाएगी तो कानून बन जाएगा। अब देखो बीजेपी की बदमाशी दिखाता हूं, जरा बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से ही कितना परसेंट है? ठीक है, इस समय 20 से ऊपर स्टेट किसके पास है? बीजेपी के पास। जरा बताना, एक स्टेट गवर्नमेंट का कितना है? इंटू 20 करना बेटा, बताओ कितना है ये? 43। दोनों को जोड़ो, 73 पॉइंट, हो गया 75% से ऊपर। इसका मतलब मोदी जी जो चाहें देश में करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं? मेरी बात ध्यान सुनना, जीएसटी एक्ट दो चीजों पे नहीं लगता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एल्कोहल, एल्कोहल जो होता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू वारू, बताऊंगा सब चीज, तो इन दोनों पे नहीं लगता। ठीक है साहब, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या कहता है? कि जीएसटी काउंसिल जिस दिन रिकमेंड करेगी, सरकार उस दिन से पेट्रोल डीजल को किस में ले आएगी? जीएसटी के दायरे में। और अभी दिल्ली के अंदर 30% करीब एक्साइज लगती है और 27% करीब वेट लगता है, पेट्रोल पर बता रहा हूं आपको। और एल्कोहल प्रोडक्ट वो जीएसटी के दायरे में कभी आएंगे नहीं, उसका कोई वादा किया ही नहीं है इन्होंने। केवल पेट्रोल के लिए किया है। अभी हम एल्कोहल का एक बार याद दिला दियो, खत्म करने से उसका ही लॉजिक दूंगा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिस दिन चाहे कर सकते हैं, भाई सरकार चाहे जीएसटी लगा दे, बैट और एक्साइज हटा दे, और जैसे ही बैट एक्साइज आएगा करीबन 60 रुपए लीटर के आसपास पेट्रोल आ जाएगा आपको। तो बताओ पब्लिक का फायदा होगा कि नहीं होगा? मोदी जी के हाथ में है कि नहीं इस समय? भाई स्टेट गवर्नमेंट से बोलेंगे वोटिंग करो, बताओ 1 सेकंड में पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ सकता है या नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ रहा? मोदी जी क्यों बदमाशी कर रहे हैं? एक तरफ तुम 12 लाख तक टैक्स फ्री कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें टैक्स की नीड नहीं है, दूसरी तरफ तुम टैक्स लगा रहे हो। तो देखो यहां भी इन्होंने कैलकुलेशन की है कि 12 लाख तक मैं मिडिल क्लास लोगों को ले रहा हूँ, पेट्रोल डीजल मिडिल क्लास लोग ज्यादातर मेट्रो और पब्लिक कन्वेंस का सहारा लेते हैं, पेट्रोल डीजल कौन फूकता है भाई? अमीर, इसलिए वहां से इनको अभी ने हटाया नहीं है। लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब जिस दिन चाहेंगे मोदी जी ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर देंगे, जिस दिन इनका मूड आएगा उस दिन जीएसटी के दायरे में पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अब बात आती है अल्कोहल की। अल्कोहल पे क्या लगता है सर? जीएसटी से पहले भी एक्साइज लगता था, वैट लगता था, और आपको एक बात और अच्छे से बताया दूं, एक्साइज भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, वैट भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है दारू के ऊपर, जबकि एक्साइज अभी तक कौन लगा रहा था? अब कौन लगा रहा है? दोनों वही ले रही है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन क्षेत्र है ये। जरा वो किसी दिन भावुक होऊंगा तब कराऊंगा, और टाइम होगा तब पूरी कैलकुलेशन कि इसने कैसे घोटाला किया बताऊंगा। चलिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, दारू पर सेंट्रल गवर्नमेंट को चवन्नी नहीं मिलती, जबकि एक्साइज पे हक किसका था? तो क्यों नहीं मिलती? रीजन बताओ, क्या रीजन होगा? और फिर जीएसटी में क्यों नहीं आ रही उसका रीजन देखेंगे। पहले तो बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं मिलता? सोचो। देखो आज मैं गाजियाबाद गया, दारू पी ली, और दारू पी के मैं वहां लड़पड़ा किसी से, मारधाड़ कर दी, जरा तो सेंट्रल की पुलिस आएगी या स्टेट की पुलिस आएगी वहां? तो सारी सरदर्दी किसकी है? और टैक्स कौन ले जाए? साफ स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया हम तुम्हें चबन्नी दे देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा। आप देखते हो दारू पीने के बाद लोग कैसे बदल जाते हैं,
आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा है। और दारू पीने के बाद भाई साहब पता नहीं किस किस इंग्लिश क्या मस्त बोलता है बंदा भाई साहब, एक्सक्यूज मी। एक हमारे भाई साहब है, उनको हमने एक दिन बड़ी जिद कर रहे थे, मैंने पी लो यार, तो मैंने पिला दी उनको। पीने के बाद भाई साहब, संजीव जी एक्सक्यूज मी। मैंने इन्हें क्या हो गया यार, मतलब दारू का अलग ही, और पीने के बाद नाली में लोट अलग लगाते हैं, वहां पता नहीं क्या उन्हें सुकून मिलता है? आपको बताता हूँ भाई साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और तुम्हें भी एक बात ध्यान रखना है कि जो तुम फीस दे रहे हो बेटा, उसे जस्टिफाई करना होता है। कोई भी खर्चा करो उसे जस्टिफाई करो। एक बार क्या हुआ, मेरे एक दोस्त की शादी थी, मैं उसकी शादी में गया, वहां सब लोग नाच रहे थे, हमारा भी बड़ा मन हो रहा था दोस्त की शादी में नाचे, पर एक बंदा जमीन पे लेट लेट के नाच रहा, मौका ही ना दे, जैसे हम घुसे कभी लात मार दे कभी हाथ मार दे। हमने उसे उठाया, मैंने भाई साहब बड़े नाच रहे हो, क्या बात है? बोले मेरे दोस्त की शादी है। मैंने हमारी भी दोस्त की शादी है, हमें भी नाचने दो। करा नाचो, किसने मना किया है? मैंने लगाया आपने दारू पी रखी है। बोले हाँ पी रखी है। मैंने अच्छा लग रहा है तुम ऐसे कर रहे हो, सबको पता चल रही है पी रहे हैं। बोले भाई साहब 100 रुपए का पौआ पिया है, जब तक लोगों को पता नहीं चला जस्टिफाई कैसे होगा? लोग शराब को जस्टिफाई करते हैं, तो मैं तो भाई साहब ये पूरी मतलब पढ़ाई को जस्टिफाई करना है, फीस को जस्टिफाई करना है अपनी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर आपने लॉजिक दे दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, बहुत बढ़िया, तो सर ये जीएसटी में क्यों नहीं आएगा? सर जीएसटी में मैक्सिमम रेट है 40%, और नोटिफाइड रेट अभी 28%, यानी अभी 28% ही टैक्स लग रहा है, उससे ऊपर नहीं लग रहा। ज्यादा ज्यादा कितना लगा सकते हैं? 40%। और आपको बताता हूँ कांग्रेस कैसे मानी थी, मैं भूल गया, बताता हूँ। कांग्रेस जब बीजेपी कह रही है हम 40% लगाएंगे, तो कांग्रेस बोली कि ना हम तुम्हें 28% ऊपर नहीं लगाने देंगे, तो कांग्रेस की इस बात को माना है बीजेपी ने कि 28% हम लगाएंगे, आपकी बात मान लेते हैं, और पब्लिक को दिखाया कि देखो हमने अपनी बात मनवा ली कि नहीं मनवा ली। जबकि मनवाई क्या होगी आपको ही पता है, कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेना बंद करो यार, समझ रहे हो ना? तो 28% मैक्सिमम नोटिफाइड रेट, और मैक्सिमम रेट क्या है? 40%। सर दारू पर 100% टैक्स मिलता है, अगर ये जीएसटी में आ गया तो बताइए टैक्स भी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए सरकार इसे कभी भी जीएसटी में नहीं लाएगी। हाँ, एक कंडीशन है जीएसटी में आ सकती है, जिस दिन हमारे केजरीवाल साहब इंडिया के प्रधानमंत्री बन जाए। जो आदमी एक के साथ एक फ्री कर सकता है भाई साहब, अगर ये एक बार और प्रधानमंत्री जो बन जाता ना चीफ मिनिस्टर, तो कोई बड़ी बात नहीं, घर में पानी आता है ना जिस टैप वाटर से, वहाँ बियर का अलग टैप वाटर होता, विस्की का अलग होता, जिन्न का अलग होता, रम का अलग होता, वोडका का अलग होता, और मीटर से आता बिल भाई साहब, कितनी बियर पी लाओ बिल दो। हैं? ये आदमी भाई साहब गजब काम कर दिया इसने, कितने ठेके खुल गए थे, 800 ठेके दिल्ली के अंदर खोल दिए थे इसने। गजब भाई साहब, मैंने तो सुना है 80,000 रुपए की बोतल पीता है एक जो पीता है, ये भी पीता है केजरीवाल भी, है ना? चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आज की क्लास बताओ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? 5 मिनट में की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, की पॉइंट्स, है ना? बताओ जीएसटी की फुल फॉर्म में क्या याद रखना है हमें? सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, बताओ तीनों लिस्ट कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में लेजिस्लेटिव, और कॉन्करेंट में दोनों में से कोई भी। सबसे पहले बात आई थी एक्साइज क्या होता है, मैंने आपको बोला था 3 चीजें, मैन्युफैक्चरिंग, मूवेबल मार्केटेबल, मेंशन इन सीटा, देन इट विल बी लायबल टू जीएसटी। बोलो हाँ है ना? ठीक है। अब सवाल क्या उठता है सर, मैन्युफैक्चरिंग क्या है? चेंज इन नेम, चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन यूज। क्लियर। फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट सप्लाई पर दिक्कत हो रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेके आई। उसमें टैक्स क्या था फाइनल याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। लगाएगा कौन? सेंट्रल। कलेक्ट एंड रिटर्न बाई स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा जरा बताओ इसके बाद, अच्छा सीएससी के लिए हमने कौन सी एंट्री इंसर्ट की थी? 92 ए। सर्विस टैक्स के लिए 92 सी, कि हम एक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे वसूली नहीं हो रही, वसूली किससे हो रही है? 97 से। और सर्विस टैक्स किस फाइनेंस एक्ट का पार्ट है? 1994 का, 1 जुलाई 2000, सॉरी 1994, 1 जुलाई 1994 को सर्विस टैक्स आया। ठीक है सर। अब बताओ सीजीएसटी में क्या है? सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स। एसजीएसटी में स्टेट के वैट सेल टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। इंटर स्टेट को आईजीएसटी बोला, और यूनियन टेरिटरी तो यूटी जीएसटी बोला। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था फर्स्ट टैग इन सेकंड, फर्स्ट टैग इन मल्टीपल पॉइंट था। सेकंड में क्या था? एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज में, और वैट का क्रेडिट वैट में। एक्साइज पे वैट लग रहा था, और थर्ड में तो कमाल ही हो गया, मेन अमाउंट पे ही एक्साइज लगेगा और मेन पे ही
वेट, लेकिन अब इनके नाम क्या हो गए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी में सारे का सारा पैसा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और फिर जहां ये माल कंज्यूम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा टैक्स उस स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया बताओ, बोलो बोलो। केलकर कमेटी आई, केलकर कमेटी आई, क्या करे बेटा? अच्छा अच्छा। केलकर कमेटी 2004 में, विजय केलकर। 28 फरवरी 2006 को डिसाइड हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने बोला कि हम 1 अप्रैल 2010 को ले आएंगे, लेकिन नहीं आया, आए 1 जुलाई 2017। रीजन क्या था? पॉलिटिकल डिफरेंस है। फिर मोदी जी 26 मई 2014 प्राइम मिनिस्टर। बताओ पार्लियामेंट में कब रखा गया था पहली बार? 19 दिसंबर 2014। और पास कब हुआ? 6 मई, 6 मई 2015 लोकसभा, और 3 अगस्त 2016 राज्यसभा। 30 जून से पहले दिल्ली वाला मान गया, लेकिन जेके वाला नहीं माना, पक्का? वो 8 जुलाई को माना, और रीजन मैंने आपको बता दिया। एक सवाल आप में से किसी ने नहीं पूछा, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, किसी के मन में तो आए। सर एक बात बताओ, आपने पार्लियामेंट में लोकसभा में रखवाया था तो अमेंडमेंट 122 था, और राज्यसभा से निकला तो 101 था। सर ये कैसे जादू हो गया? बच्चे पूछना चाहिए था, आपके मन में आया तो। कौन बोल रहा है, कनिका है नैना? कनिका पूछा क्यों नहीं फिर? अच्छा अब चलो इसका जवाब देता हूं। देखो, लोकसभा में अमेंडमेंट के नंबर कुछ हो रहे हैं, इधर नंबर होना और जनरली सेम होना चाहिए, तो यहाँ 122 में नंबर पर रखा। राज्यसभा की टेबल पे बहुत सारे अमेंडमेंट रखे थे, पर इसको प्रायोरिटी दी गई, इसलिए इसको 101 नंबर पे पास कराया गया, कि इसका नंबर 101, प्रायोरिटी की वजह से इसका नंबर 101 हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। तो कोई आपसे पूछे तो बता देना, लोकसभा में 122 रखा था, और जब पास हुआ राज्यसभा से तो 101। और रीजन क्या था कि ऐसे प्रायोरिटी देके हमने पहले पास करवाया। फिर हमने जीएसटी काउंसिल देखी, उसका चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, हमने बताई है। टोटल 33 मेंबर होते हैं, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 31 में 28 तो स्टेट हो गए, 3 यूनियन टेरिटरी स्टेट वाली हो गई, उनमें डिवाइड किया तो हमें एक का पता चला, बस 33% इसके बाद, 66%, 67% इसके बाद, और ऐसे करके मेजोरिटी डिसीजन आ जाता है, और वो रिकमेंडेशन हो जाती है। हमने बोला पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी सरकार ले आएगी, लेकिन एल्कोहलिक प्रोडक्ट पे कभी भी सरकार जीएसटी में नहीं ले आएगी। रीजन क्या है कि बहुत कम रेट है जीएसटी का। ठीक है जी, आज की क्लास एकदम सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे गई है। अगली क्लास हम कब मिलेंगे? परसों। कितने बजे? 10:15। प्लीज 5 मिनट पहले ही आओ, क्योंकि मैं बताऊं, ये जैसे आज क्लास गई है, मैं अगर आपको 6 घंटे भी लगातार पढ़ूंगा, तुम में से कोई भी नहीं कहेगा सर खाना खाए हूं, मुझे आता है पढ़ाना। और मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स तो यार मेरे ब्लड में है यार। तुम लोग मुझसे फाउंडेशन अकाउंट्स पढ़े हो, टैक्स तो मेरे ब्लड में आ गया है। अगर मैं तुम्हें 2-2 बूंद चढ़ा दूं ना, सारे टैक्स टैक्स चिल्लाओगे, सही बता रहा हूँ। है ना, मेरा प्यार जो है ना, पहला प्यार टैक्स है यार। इसमें तो इतने आनंद आने वाले हैं कि तुम्हारी पलक भी नहीं झपकने दूंगा तुम्हें। ठीक है, ये सब जो लिखा है रिवाइज करके आना है, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यही रोकते हैं।